Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस द टैक्स एंड थोड़े बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव अ रिकेप ऑफ द सेम। चलो, तो इन इनकम टैक्स we have two type of tax, rather income tax is a part of direct tax. तो in short tax is a two type, direct tax, indirect tax. अगर direct tax की बात करें तो what is direct tax? Tax which is charged on person's personal income or wealth. It is to be paid or incurred by the person concerned. जबकि indirect tax जो है वो one person पे करेगा, incur करेगा and that can be collected from the other. नॉर्मली जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, दैट इज ऑन इनकम और वेल्थ, जबकि ये किस पे होता है? इनडायरेक्ट टैक्स परचेज, सेल, मैन्युफैक्चर, ओके एटसेट्रा, और प्रोविजन ऑफ सर्विस। बट अभी इसकी जगह पे क्या आ गया है? दैट इज सप्लाई, क्योंकि अभी तो कॉमन है, सब एक्ट जो है वो मर्ज होके जीएसटी में हो गया है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी लगेगा। इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे कस्टम लगेगा, ठीक है। तो दोज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे होगे? ऑन गुड्स, ऑन सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स किस पे होगे? इनकम और वेल्थ, ओके। यहां पे क्या कर सकते हो? डायरेक्ट टैक्स में क्या मैं मेरा बर्डन आप पे शिफ्ट कर सकता हूं? नो। डायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन जो है वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में तो क्या होता है? इट इज अल्टीमेटली यू कैन से बोर्न बाय द कस्टमर। अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो जीएसटी बेयर करेंगे। मतलब होगा क्या, समझो, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, होलसेलर रिटेलर को टैक्स कलेक्ट करेंगे, रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को टैक्स कलेक्ट करेंगे। मतलब यहां पे बर्डन जो है वो स्विच ओवर हो रहा है, और जीएसटी में अल्टीमेट बर्डन किस पे आएगा? अल्टीमेट कंज्यूमर पे, ओके। सेम वे डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें ईयर खत्म होने के बाद, मतलब वंस अ फाइनेंशियल ईयर इज ओवर, तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड टू टैक्स इन द इमीडिएट सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर, ओके। जबकि यहां पे इट इज एट द टाइम ऑफ सेल और सब, यू कैन से इट इज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ओके। और एग्जाम्पल में इनकम टैक्स और यहां पे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। तो ये था बेसिक डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट, फिर हमने देखे इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स, एलिमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मैंने आपको वो भी समझाया कि लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। व्हेन यू स्टडी एवरीथिंग लाइक ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर will frame that particular law. Act, rules, regulation, circular, notification, judgment by High Court, Supreme Court, everything will be merged, and that will be overall, you will be having knowledge of that particular law. Okay. पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब आया? 61 में। इफेक्टिव कब हुआ? 1 अप्रैल 1962। कितनी सेक्शंस हैं? टोटल सेक्शंस कितनी हैं? 298 सेक्शंस, राइट। and total 14 schedules are there, okay. Next section में सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज और सब क्लोज हो सकता है, ठीक है, इन यू कैन से ऑर्डर। और फिर उसमें प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशंस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजो? दैट इज एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन। मेन प्रोविजन बोलेंगे एप्लीकेबल होगा, प्रोविजो बोलेगा नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर एप्लीकेबल होगा बाय यू कैन से सर्टेन कंडीशन, ओके। जबकि एक्सप्लेनेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फर्दर प्रोविजन में कुछ भी क्लैरिफाई करना है तो वो फर्दर एक्सप्लेनेशन देंगे उस प्रोविजन का। ये प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज सब में आ सकता है, यस। इवन रूल्स में भी आ सकता है, यस, ओके। क्योंकि क्या है, एक्ट का पोर्शन जो है, मतलब दैट विल बी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो कई बार उस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, जिससे कोई एम्बिगिटी ना हो या कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए वो क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सी एक बात समझना, सब्जेक्ट कोई भी हो, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मेनी अ टाइम्स आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पे मैं मेरे मॉड्यूल में जो भी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं।
ओके, थियरी हो या प्रैक्टिकल हो। मान लीजिए टैक्स की बात हो रही है, तो यहां पे आप टैक्स पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज दिखेंगे जो प्योरली रिलेटेड टू टैक्स होंगे, जो टर्मिनोलॉजीज आप कहीं और सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले नहीं हो, और उसका मीनिंग डिफरेंट होगा इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। सेम वे एज एंड व्हेन यू गो फॉर ऑडिट, तो उसकी ऑडिट की टर्मिनोलॉजी अलग होगी, ठीक है। मतलब यहां पे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और जिसका भी आप पेपर लिख रहे हो, माइंड वेल कि आपको प्रिपरेशन टाइम ही उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज। मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे ही ऑडिट की लैंग्वेज होती है, टैक्स की लैंग्वेज होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लैंग्वेज होती है। मतलब यहां पे इन ऑडिट, इवन इफ यू नो एवरीथिंग एंड यू आर गोइंग टू राइट इन प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड, इट मे हैपन कि आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, यहां पे जब टैक्स पढ़ रहे हो तो आपको टैक्स की टर्मिनोलॉजी, टैक्स की लैंग्वेज जो है आपके पेपर में आनी चाहिए। जब आप ऑडिट का आंसर लिख रहे हो तब ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज, कीवर्ड्स आने चाहिए। जब तक आप थियरी में, वेरी इंपॉर्टेंट, लो, ऑडिट, एसएन, ये सब थियरी में आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लैंग्वेज, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स नहीं लिखोगे, टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखोगे, तब तक आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं। आप लोग पता है, बट यू कैन नॉट राइट इन दैट लैंग्वेज। अभी आप जहां पे जा रहे हो उसकी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, सिंपल है। ओके, तो यहां पे आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो लो की, तो वहां पे लो की टर्मिनोलॉजी में बात करोगे आप। यू कैन नॉट यूज प्लेन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड। और कई बार तो क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट जो है वो ऐसी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज वाली ही बुक ही पढ़ते हैं, फिर आपकी तो फिल्टर होके ही आएगी। इसीलिए मेरी हर एक बुक में मैं स्ट्रिक्टली मॉड्यूल का ही सजेस्टेड आंसर लेता हूं। मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी में लैंग्वेज देख लेना कैसी यूज की है। ओके, कई बार क्या करेंगे, पॉइंट में आपको सिंप्लीफाई करके दे देंगे जिससे आपको आसानी से याद रह जाए, बट उससे आपके मार्क्स आने वाले नहीं है फॉर श्योर। आपको प्रिपरेशन टाइम बहुत अच्छा लगेगा बट रिजल्ट टाइम बहुत बुरा लगेगा। और मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, वो प्रिपरेशन टाइम बहुत टफ लगेगा आपको, बट रिजल्ट टाइम बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि फिर पता कब चलता है, रिजल्ट आने के बाद, फिर तो बहुत देर हो गई, और फिर वापस से शुरू करना, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो मेक श्योर, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट थिंग इन योर माइंड कि जो भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली थियरी, तो उसमें आपको ये टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होने चाहिए। ओके, चलिए, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, टोटल 298 सेक्शन, 14 शेड्यूल्स। ओके, next ingredient of income tax act, finance act. Every year finance act will come for our attempt, May 23 and November 23. Okay, which act is applicable to us? Finance act 2022. ये finance act आता है respective every February, ठीक है। तो लास्ट अभी तक ये आया है February 22 में, और हमें यही applicable है। Even if that February 23 comes, that is not applicable to us, so do not worry for the same. Okay, तो इस एक्ट में 4 पार्ट हो गए। अभी आपको बताना है पार्ट 1 क्या है। फिनांस एक्ट 22 का पार्ट 1, टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। पार्ट 2 में क्या आएगा, टीडीएस रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। ओके, क्योंकि उसके बाद ही टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। पार्ट 3 में क्या आएगा, टैक्स रेट फॉर एडवांस टैक्स और सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। और पार्ट 4 में एग्रीकल्चर इनकम। वन मोर थिंग, पार्ट 3 ऑफ 22 बिकम्स पार्ट 1 ऑफ 23। इट गोज ऑन, सीक्वेंस चलती रहेगी। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक सो हमने यहां तक किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, तो अगर आप यहां पे देखोगे, वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑल्सो। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करें तो 265 गिव्स द पावर टू गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स। ओके, कि आप लॉ बनाओ और टैक्स कलेक्ट करो, यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स हैफेजार्डली, ठीक है। फिर 245 में देखा कि पार्लियामेंट को पावर दिया है टू मेक द लॉज फॉर एंटायर इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, उसको पावर दिया है टू मेक अ लॉज रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टेट। अगर आप आर्टिकल 246 देखें, उसके रिस्पेक्टिव 7th शेड्यूल में
लिस्ट 1, 2, 3, 1 यूनियन लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट को पावर है, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट को पावर है, और लिस्ट 3 कंकरेंट। ओके, अभी जीएसटी के लिए कोई स्पेस नहीं थी, तो जीएसटी के लिए उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया, जो हम जीएसटी के इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक है, मतलब चैप्टर 1 में देखेंगे। यहां पे इनकम टैक्स किसका पार्ट है, इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल लेवी, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 1। उसकी एंट्री नंबर क्या है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनिट 1 ऑफ शेड्यूल 7। इज दैट क्लियर? ओके, फिर तो ये तो हमने सब देखा, हाँ इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। चलो, व्हाट इज टीडीएस, व्हाट इज एडवांस टैक्स, सिंपल टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। अभी थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ यू कैन से टैक्स रूल्स, एंड दैट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962। अभी देखिए ये रूल्स क्या है, एक्ट तो बराबर है बट रूल्स क्या है, सी कई सारे एक्ट जो है वो रूल बेस्ड होते हैं। रूल बेस्ड मतलब एक्ट तो स्पेसिफाई कर देंगे, फिर जो प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रूल्स में देंगे। अभी क्या है, एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया, ठीक है, अभी वो रन भी पार्लियामेंट थोड़ी करेगी, डिपार्टमेंट पार्लियामेंट थोड़ी रन करेगी, पार्लियामेंट को बहुत काम, ठीक है। तो एक बार आपने एक्ट बना दिया तो उसका एक सेपरेट जो है लाइक जीएसटी एक्ट बन गया, ठीक है। तो अभी जीएसटी के लिए जीएसटी काउंसिल बना दिया और उसका सेपरेट बोर्ड भी है। सेम वे इनकम टैक्स बना दिया, ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दैट इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो बोर्ड का काम क्या है, दैट इज टू टेक केयर ऑफ दिस डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहां पे एक बार आपने रिस्पेक्टिव एक्ट बना दिया पार्लियामेंट, फिर रूल्स बनाओगे, तो रूल्स का पावर किसको दे देंगे, आप अलोकेट कर दोगे। तो वो रूल्स बनाएंगे कौन और उसका पावर कौन देंगे, तो एक्ट में देखो कहां पे पावर दिया है, तो यहां पे एक्ट में सी फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एज आई सेड इट इज विथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वी कॉल दैट एज ए सीबीडीटी, ओके। और उसको पावर किसने दिया है, सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, 295 में पावर दिया है कि आप रूल्स बना सकते हो टाइम टू टाइम फॉर द पर्पज ऑफ यू कैन से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तो ये 295 मतलब एक्ट ने ही पावर दिया ना, एक्ट ने ही पावर दे दिया कि आप रूल बना सकते हो। ये पावर का यूज करके सीबीडीटी ने रूल्स बनाए। अभी एक्ट कब आया, 1961, तो एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ, 1462, उसके बाद जाके आप रूल बना सकते हो, हाँ उसके बाद जाके वो इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो 1962 में रूल्स आ गए, इज इट क्लियर? तो इनकम टैक्स रूल्स 1962, तो ये रूल्स में होगा क्या, लाइक ऑल फॉर्म्स, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। आगे एक हेड आएगा सैलरी इनकम, ओके। सैलरी इनकम मतलब अगर आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिल रही है, तो आपको सैलरी इनकम में टैक्स चार्ज होगा, ठीक है, मतलब इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हेड सैलरीज, और फिर सैलरी हेड के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी जब आप एम्प्लॉय हो तो आपको क्या है, अलाउंस भी मिलेंगे, परक्विजिट भी मिलेगी। परक्विजिट मतलब क्या सर, अलाउंस तो समझ में आता है, परक्विजिट क्या है, परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज, एमिनिटीज, बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। फैसिलिटी दे दें, लाइक एम्प्लॉय को क्वार्टर दे दिया, बंगलो दे दिया, कार दे दी, तो वो एम्प्लॉयर के खर्चे पे वो सब फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो सैलरी के अलावा ये सब मिल रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेंगे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अभी इस पे भी टैक्स भरो। नॉर्मली आपको सैलरी देंगे 50,000 पर मंथ मान लीजिए, तो वो तो मॉनिटरी टर्म्स में है 50,000 पर मंथ, 50,000 इंटू 12 आपकी इनकम हो गई। अलाउंस देंगे वो भी जनरली मॉनिटरी टर्म्स में होगा 1000 पर मंथ, ओके, तो 1000 इंटू 12 वो अलाउंस आपका टैक्सेबल हो गया। बट ये कार आपको यूज करने के लिए दी है, मनी तो दिया नहीं है, हाउस आपको यूज करने के लिए दिया है, तो वहां पे टैक्स कैसे चार्ज करेंगे, मतलब इनकम कैसे टैक्सेबल करेंगे हम, तो दैट इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, so how we are going to value the same, so that is given in rule 3A। तो उसके लिए रूल्स दिए, मतलब सैलरी हेड की सेक्शन है 15 से लेके 70, सेक्शन 15, 16, 70, बट उसके रूल्स आपको दिए 3A। तो यहां पे परक्विजिट के लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग इट? बट डू नॉट वरी, हम सैलरी में ही सब कुछ
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब कई बार तो स्टूडेंट जो है वो परक्विजिट के रूल्स भी पढ़ते, उसको रूल भी पता नहीं होता है। हाँ, वो इसे पार्ट ऑफ सैलरी हमने कर दिया, बट किस रूल में आता है वो पता ही नहीं होता है, ठीक है। बट दैट इज गिवन बाय रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में दिया है। ओके, नेक्स्ट, रूल्स में भी सब रूल हो सकते हैं, हाँ। रूल्स में भी प्रोविजन हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना ये रूल एप्लीकेबल है, फिर बताएंगे प्रोवाइडेड इसको एप्लीकेबल नहीं है, या फिर इस सिस्टम्स के या कंडीशंस के ऊपर एप्लीकेबल है, और उसमें एक्सप्लेनेशन, हाँ, रूल्स को समझाने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है इनकम टैक्स रूल्स 1962। इतना क्लियर है? मतलब अभी देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर इनकम टैक्स लॉ का पूरा नॉलेज चाहिए, ठीक है, आपको इवन छोटा सा इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है ना, ये सब नॉलेज आपको साथ में होना चाहिए। अभी आप बोल रहे हो ओके एक्ट मुझे पता है बट परक्विजिट के रूल्स नहीं पता है, ओके, देन हाउ विल बी एबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम? यू नीड टू नो एवरीथिंग, राइट? सो यहाँ पे आपको सब पता होना चाहिए। अभी आप बोल रहे टैक्स की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई, कहाँ पे एक्सटेंड लिखा है, तो वो नोटिफिकेशन सर्कुलर आएगा, तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी आप प्रैक्टिस लेके बैठो, आपको पता ही नहीं नोटिफिकेशन कोई और बोलता है, तो यहाँ पे यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एंड फॉर दैट रीजन दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज इनकम टैक्स लॉज। व्हेन यू हैव अ नॉलेज ऑफ all the ingredients of income tax laws, you will be able to have a tax practice. Okay, next ingredient है यहां पे circulars and notification from CBDT। सर ये सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या है और ये CBDT को पावर किसने दिया? अभी पावर जो है वो एक्ट ही देगा, और कौन देगा? अब ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, ठीक है, टैक्स पेयर को कि आपने इतना नहीं किया, तो वो पावर कौन दे रहा है? एक्ट, क्योंकि ये एक्ट की नोटिस है तो एक्ट ही पावर देगा ना, तो किसी सेक्शन में तो लिखा होगा, यस। तो यहां पे जैसे रूल्स बनाने का पावर 295 में दिया है, वैसे ही 119 सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट गिव पावर टू CBDT टू इश्यू द सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। 119 में पावर दिया है CBDT कैन इश्यू सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर ये सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सर्कुलर। सर्कुलर क्या है? CBDT जो है वो टाइम टू टाइम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए या डाउट्स क्लियर करने के लिए सर्कुलर्स इश्यू करते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है, सेक्शन है, उसमें, मतलब अभी देखिए कई बार लॉ का लैंग्वेज इतना हाई होता है कि इसका अलग अलग मीनिंग अलग अलग लोग निकालते हैं। मतलब डिपार्टमेंट की ओर से, डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उसने कुछ अलग मीनिंग निकाला है, ठीक है, अभी आप कुछ और मीनिंग निकाल रहे हैं, तो यहां पे कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए कोई प्रोविजन में अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो वो सर्कुलर से वो क्लैरिफाई कर देंगे, डिपार्टमेंट जो है वो सर्कुलर से क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। सर्कुलर जो है वो ऑफिसर्स और एसएससी को गाइडेंस करने के लिए इश्यू करते हैं। सर्कुलर से क्या है, गाइडेंस मिलता है कि ये प्रोविजन में ये लिखा है, हमारा इंटेंशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द एक्ट। कई बार कोई प्रोविजन आता है उसका इंटेंशन होता है कि क्यों हमने ये प्रोविजन यहां पे इंसर्ट की है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द एक्ट। कई बार क्या है वो इंटेंट समझ नहीं पाते, ना ऑफिसर्स ना यू कैन से टैक्स पेयर्स, तो उस टाइम CBDT को वो क्लैरिफाई करना पड़ता है कि हमारा इंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजन ये था, तो प्रोविजन को डिटेल में समझाएंगे सर्कुलर्स में, ठीक है। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर्स व्हाइल सच सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द SSC। तो ये जनरली सर्कुलर जो है वो IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है, इंटरनल। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन SSC, इट इज बाइंडिंग ऑन दिस, ओके। SSC मतलब ये टैक्स पेयर की बात हो रही है यहां पे, मतलब यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ सर्कुलर बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू। बट अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन जो है दैट इज इश्यूड बाय CG टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन। कई बार क्या होता है CBDT जो है उसको भी एम्पावर कर देंगे, और दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू बोथ। यहां पे ये डिपार्टमेंट को भी बाइंड करेगा और SSC को भी बाइंड करेगा, ओके। व्हाट इज दिस सर्कुलर इज ऑल अबाउट, सी टू इट यहां पे, ओके। अगर आप यहां पे देखोगे इनकम टैक्स साइट, ओके, तो ये साइट पे आपको ये दिख रहे हो सर्कुलर नंबर 23 2022, मतलब ये सर्कुलर का जो नंबर होता है इट इज लाइक दिस,
यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर नंबर 23 2002 फॉलियो नंबर 37014248 2022 टीपीएल, लाइक दैट पूरा नाम होता है। मतलब 2022 में आपने टोटल 23 सर्कुलर इश्यू किए हैं। ओके हाँ, तो अगर आप यहाँ पे वो सर्कुलर देखोगे, मतलब अभी सर्कुलर क्या है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होगा, दैट इज दे विल गिव यू सर्कुलर फॉर डेट एक्सटेंशन। कई बार क्या होगा, इनकम टैक्स की जो डेट है वो जनरली क्या होती है 31st। अभी देखिए टैक्स ऑडिट पार्टी के लिए 31 अक्टूबर होती है। ओके, टैक्स ऑडिट पार्टी के लिए 31 अक्टूबर, बट वहां पे क्या हुआ था कि कुछ साइट में प्रॉब्लम हुआ था या 31 अक्टूबर को कुछ इश्यू हुआ तो डिपार्टमेंट एक्सटेंड करेंगे, तो फिर उसने सर्कुलर इश्यू किया। ओके 26 अक्टूबर को कि 31 अक्टूबर से डेट एक्सटेंड होके क्या हो गई है 7 नवंबर। तो दिस इज हाउ दे कैन इश्यू द सर्कुलर। सेम वे कई बार जो है वो नोटिफिकेशन भी इश्यू हो गए। तो नोटिफिकेशन क्या है, लाइक नोटिफाई करेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे। अभी देखिए इंटरनल वो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, दैट इज नॉट आवर मैटर। हमें तो अभी सिर्फ क्या समझना है, ये टर्म्स क्या है। ओके, इज दैट क्लियर? So this is what circulars and notification is all about. Okay. Notification is compulsory for both department and SSC, and circulars are, you can say, compulsory for department, but SSC can take advantage of it. It is not mandatory for SSC. क्यों? सर्कुलर मतलब क्या, CBDT ने सर्कुलर इश्यू किया है फॉर दैट डिपार्टमेंट, अभी उसको एडवांटेज मिल रहा है SSC को, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, बट जनरली जो है वो एप्लीकेबल हो ही जाएगा। ओके क्योंकि दैट इज फॉर, यू कैन से, बेनिफिट ऑफ इट, नॉट अमेंडमेंट। यू कैन से सर्कुलर इज जस्ट क्लैरिफाइंग द प्रोविजन। सर्कुलर से आप प्रोविजन अमेंड नहीं कर सकते। सर्कुलर से कभी आप प्रोविजन डेट एक्सटेंड, हाँ दैट इज ओके, डेट एक्सटेंड कर सकते हैं, वो पावर में है, हाँ तो वो कर सकते हैं, और SSC विल टेक बेनिफिट ऑफ इट। ओके नेक्स्ट, लास्ट इंग्रेडिएंट है टैक्स फ्लो। अभी देखिए कई बार क्या होता है कि आपने एक्ट को अच्छे से समझाया, क्लैरिफाई किया, सर्कुलर दिया, फिर भी देयर इज अ डिस्प्यूट। ओके, डिस्प्यूट रिलेटेड टू, यू कैन से, डिपार्टमेंट में कोई नोटिस आई एंड SSC जो है, टैक्स पेयर जो है वो एग्री नहीं करते कि नहीं, वी डोंट एग्री विद दिस नोटिस एंड वी लाइक टू आर्ग्यू विद द डिपार्टमेंट। ओके, वी लाइक टू गो फॉर अपील। तो वहां पे क्या होगा, सी एक बात समझ लेना, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ओके रिस्पेक्टिवली, अभी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जो है उसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, सारे के सारे केसेस, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बनी है, इंडिया में कोई भी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया है और उस लॉ में कुछ प्रॉब्लम है दो पार्टी को, तो वो कहां पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दी, आप सीधा चले जाओगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोले हमारे पास केस इतने कम है कि आप भी यहां पे लेके आ रहे हो। ओके, तो अभी कंपनी लॉ है। ओके, कोई भी लॉ होगा ना, उसका खुद का ट्रिब्यूनल होगा। क्या होगा, ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल क्या है, कोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर लॉ। सिंपल, वो कोर्ट को जितना भी पावर है वही पावर अपने ट्रिब्यूनल को दिया है। ठीक है, तो यहां पे ITAT इज देयर, ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके पहले भी होता है कमिश्नर ऑफ अपील, कमिश्नर ऑफ अपील। तो यहां पे दो ऐसे, यू कैन से, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी और SSC को उसके अगेंस्ट में अपील करनी है, तो यू कैन गो टू कमिश्नर अपील, यू कैन गो टू ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी ये सब कंसेप्ट जो है वो CA फाइनल का कंसेप्ट है। यहां पे सिर्फ इतना आ रहा है, फाइनल में बहुत बड़ा है, मतलब पूरा चैप्टर आ जाएगा। ओके, कि अपील का पूरा चैप्टर आएगा कि कैसे अपील करोगे और वगैरह वगैरह। अभी कई बार होता क्या है, समझो, डिस्प्यूट जो है वो दो तरह के होते हैं, इट इज रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और इट इज रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब क्या है, लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, लॉ का इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट कुछ और तरह से कर रहा है और हम कुछ और तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और वो लॉ में प्रॉब्लम है। और एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइक फैक्ट,
प्रूफ। ओके, तो फैक्ट का जो भी प्रॉब्लम है वो कमिश्नर अपील और आईटीएटी में सॉल्व हो जाएगा। लो का प्रॉब्लम है वो भी कमीशन अपील आईटीएटी में सॉल्व हो जाएगा। बट मान लीजिए क्वेश्चन ऑफ लो है, लो में कुछ प्रॉब्लम है, एसएससी को लग रहा है कि ये लो जो बनाया है उसमें मुझे अलग मीनिंग आ रहा है या फिर मुझे कुछ एम्बिगिटी लग रही है, तो वो आईटीटी तक जाएगा। आईटीटी के बाद जाएगा हाई कोर्ट, उसके बाद कहां पे जाने वाले हैं, हाई कोर्ट, उसके बाद कहां पे जाने वाले हैं, हाई कोर्ट के अगेन ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो यहां से आप जाओगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हार गए तो जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दैट इज फुल एंड फाइनल। इज दैट क्लियर? तो सर ये केस स्टडी जो है वो हमें क्यों पढ़ना? मुझे एक बात बताओ कि अगर आप टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और आपके कोई क्लाइंट है, उसको कोई नोटिस मिली, अभी आप कमिश्नर अपील या फिर कमिश्नर ने नोटिस भेजी तो आप कमिश्नर अपील में नहीं जा सकते, आपको सीधा ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्रिब्यूनल में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको पता है कि ऑलरेडी ऐसा केस पास में बन चुका है, सिमिलर काइंड ऑफ केस, ओके, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम तक जा चुके और उसमें एसएससी के फेवर में डिसीजन आया। तो भी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी, आप रिप्लाई क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट का ये केस देखो, उसमें एसएससी के फेवर में आया था, बात वहीं खत्म हो गई, क्यों आप फिर से वो चेंज शुरू कर रहे हो? तो यहां पे अगर आपके पास नॉलेज है पास्ट के केसेस का, तो आप रेफरेंस देके सीधा वहीं पे डिपार्टमेंट को वो कन्विंस कर सकते हो, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर डिपार्टमेंट कन्विंस हो गए तो फिर आपको क्या अपील करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहां पे आप रिप्लाई ही ऐसा कर सकते हो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द जजमेंट्स। इसका मतलब आपको पास में कई सारे जो जजमेंट्स हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, यस। और ये सब जजमेंट कहां पे आएंगे, फाइनल लेवल पे। अभी आपको यहां पे कोई केस स्टडीज आने वाले नहीं है, बट फाइनल में ऐसे कई सारे केस स्टडीज हो गए, ओके, जो आने वाले हैं, ठीक है। और वहां पे आपको केस स्टडी का रेफरेंस भी देना पड़ेगा। इंटर लेवल पे तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप रेफरेंस दो, इंटर लेवल पे सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्टेशन है प्रोविजन बता दो चलेगा, ओके। मतलब यहाँ पे तो सारे के सारे केस स्टडीज आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना डिटेल में जाएंगे क्योंकि अभी क्या है, आप इनकम टैक्स शुरू कर रहे हो, बेसिक लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको सिर्फ प्रोविजन पता है, इनफ है। आगे जाके जब फाइनल लेवल पे आएगा तब आपको केस स्टडी, रेफरेंस सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ टैक्स। अगर आपने ये 5 स्टडी कर लिया तो आपको अच्छे से टैक्स लो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो 5 इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट 2022 क्यों बोल रहा हूं मैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, बट हमारे टाइम के लिए जो फाइनेंस एक्ट है वो 22 है, इसलिए मैं 22 का रेफरेंस यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। फिर इनकम टैक्स रूल 1962 में किस सेक्शन ने पावर दिया, सेक्शन 295 ने पावर दिया, किसको पावर दिया, सीबीडीटी को। और पावर यूज करके सीबीडीटी ने कब रूल फ्रेम किए, इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर सर्कुलर नोटिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी, किस सेक्शन ने पावर दिया, सेक्शन 119, ओके, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन टू क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द सेम, ओके। और केस लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो क्वेश्चन ऑफ लो है उस वही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो आईटी तक सीमित है, ठीक है। लो लेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड, मतलब वो फुल एंड फाइनल हो गया, अभी उससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको मिल गया आपके फेवर में, रेफरेंस दे दो, आपके फेवर में ही आंसर आएगा, केस सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट एसएससी के फेवर में मतलब आप रेफरेंस दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, फेवर में डिपार्टमेंट के फेवर में, डिपार्टमेंट मतलब हमारे फेवर में ही दिया है डिसीजन, तो रेफरेंस देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, मतलब आप ही डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहे हो तो फिर क्लाइंट चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस आर द 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ लो, टैक्स लो। नेक्स्ट, अभी टैक्स का पूरा जितने चैप्टर्स आने वाले हैं वो इस क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स सेक्शन 4, अभी देखिए लेवी ऑफ टैक्स जो है दैट इज ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, वो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम है, ओके, उसके हिसाब से लेवी होगा। और पर्सन को, पर्सन मतलब क्या, पर्सन कोई भी हो सकते हैं,
ओके, नेचुरल पर्सन लाइक इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन। तो आगे पर्सन की डेफिनेशन आएगी, SSC और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन भी आएगी। बट अभी यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी पर्सन का मतलब टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, ये स्टेप्स में ही हमारा पूरा सिलेबस छुपा हुआ। ओके, ये जो स्टेप्स हैं उसी में हमारा पूरा सिलेबस ऑफ टैक्स आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज हमें पहले तो टोटल इनकम टैक्स और टैक्स पेबल कैलकुलेट करना होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब ये फर्स्ट स्टेप के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक तो क्या करोगे, आप टैक्स करोगे कैलकुलेट, और फिर आप क्या करोगे, सीधा फाइल करोगे रिटर्न। यू नीड टू कैलकुलेट द टैक्स। जैसे ही आपको टैक्स कैलकुलेट हो गया, टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर दो। बट टैक्स कैलकुलेट करने में बहुत सारे स्टेप्स हैं। ओके, टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, सी टू इट। हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट द टैक्स। सबसे पहले कोई भी पर्सन हो, अभी हमने चैप्टर 1 में क्या देखा, बेसिक्स, टैक्स क्या है, हिस्ट्री एंड ऑल। ठीक है, फिर सबसे पहले कोई भी पर्सन हो, ओके, उसका आपको क्या चेक करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या चेक करना है सर, ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस। बेसिक के बाद सीधा हम रेसिडेंशियल स्टेटस से ही काउंट करेंगे। अभी देखिए, आप बोल रहे हो टैक्सेबल है कि टैक्सेबल नहीं है। ओके, पहले तो वो इनकम होनी चाहिए। चलिए मान लीजिए इनकम है, मतलब यहाँ पे इनकम की डेफिनेशन भी इस चैप्टर में लास्ट में मैं दूंगा। मतलब इनकम की डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, सब कुछ आ जाएगा। आपको कुछ भी मिला बोलेंगे इनकम है, अभी आपको उस पर टैक्स भरना ही भरना है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि इनकम टैक्स है, भाई फॉरेनर है वो इंडिया में इनकम अर्न करे तो उसको कैसे टैक्सेबल होगा, या फिर आपकी फॉरेन में इनकम है तो आपको कैसे टैक्सेबल होगा। आप बोल रहे हो इंडिया में थोड़ी इनकम अर्न की, मैंने तो यूएस में इनकम अर्न की है। बट आप अभी लॉजिकली आप सोचो, आप स्टे कहां पे कर रहे हो, मतलब हमारे जैसे लोग जो 365 डेज यहीं रहते हैं, कभी बाहर जाते ही नहीं। ठीक है, ओके, 365 डेज ईयर, मतलब हम पूरा गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है वो यूज कर रहे हैं भरपूर। रोड, ब्रिज, डैम फ्री में सब मिल रहा है, सब यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलेंगे आप यहीं पे पड़े हुए, ठीक है, तो फिर टैक्स भरो आपकी इनकम पे। बोलेंगे यूएस में अर्न किया, जो भी है, आप मतलब वो मंगल पे जाके भी अर्न कर रहे हो, ओके, मून पे जाके भी अर्न कर रहे हो, कहीं पे भी जाओगे, आप इंडिया में हो ना, हाँ, तो फिर टैक्स भरो इंडिया में। बोलेंगे यूएस में अर्न किया, इंडिया में थोड़ी अर्न करा, ये टैक्स तो इंडिया का है, आप इंडिया में हो ना रेसिडेंट, यू आर रेसिडेंट इन इंडिया, हाँ, देन यू आर सपोज टू पे टैक्स ऑन ईच एंड एवरी इनकम। तो अभी इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट। आर यू गेटिंग इट। सी, कोई भी कंट्री जो है वो दो तरह से टैक्सेशन जो है चार्ज कर सकती है। ओके, दो रूल है उसके। ओके, एक होता है सोर्स रूल, मतलब कंट्री का जो पावर है टैक्स चार्ज करने का, वो कोई भी एक्ट ले लो, इंडिया नहीं कोई भी, ये दो रूल से ही टैक्स चार्ज कर सकते हैं, वरना आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। एक है सोर्स रूल और एक है रेसिडेंस रूल। ओके, एक है सोर्स रूल और एक है रेसिडेंस रूल। सोर्स रूल मतलब क्या, आप किसी भी कंट्री के पर्सन हो, अभी देखिए सिटीजनशिप की तो यहां में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यूएस सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस का। ओके, वो चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे आगे, बराबर है। बट मान लीजिए कि आप इंडियन रेसिडेंट हो या नहीं हो, इंडियन सिटीजन हो या नहीं, बट कोई यूएस का पर्सन है, इंडिया में आता है, इंडिया में इनकम अर्न करता है, तो हम क्या बोलेंगे, आप भले ही नॉन रेसिडेंट हो, इनकम अर्न कहां से किया आपने, हमारी सर जमीन पे आके आप इनकम अर्न करके ले जाओगे और हम आपको इनकम टैक्स लिए बिना ही जाने देंगे। मतलब यहां पे जो सोर्स रूल है वो क्या बोलता है, आपने इंडिया, फिर इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, हमारी जो हद है, ठीक है, उसमें आपने अभी अर्न किया, फिर आप कहीं के भी हो, हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो एक तो सोर्स रूल से चार्ज कर सकते कि आप पर्सन कोई भी हो, हमें लेना देना नहीं है, आपने इंडिया में ओके अर्न किया, हमारे इंडिया से सोर्स आपने जनरेट किया, टैक्स भरना है। दूसरा रेसिडेंस रूल, मतलब क्या,
आप इनकम कहीं पे भी अर्न करो, आप रेसिडेंट इन इंडिया हो, रेसिडेंट इन इंडिया, फिर तो आपकी कोई भी सोर्स हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, कहीं पे भी हो, यू आर सपोज टू पे टैक्स इन इंडिया बिकॉज यू आर रेसिडेंट इन इंडिया। तो अभी उसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा, व्हाट इज माई स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके, रेसिडेंट है या नहीं। तो फॉर द रीजन चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले वही चेक करें, रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। सी इंडिविजुअल में क्या होगा, रेसिडेंट में भी टाइप है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आरओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आरएनओआर और एनआर, और इंडिविजुअल एचयूएफ में ये 3 कैटेगरी है। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा सभी पर्सन में सिर्फ 2 ही कैटेगरी, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अभी उसका क्या कनेक्शन है इनकम के साथ, वो चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है। एक बार आपने रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर दिया, क्योंकि ये जो रीजन है वो बनता है कि आपको इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। क्यों, अभी मान लीजिए कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है और उसने यूएस में इनकम अर्न की और आप बोलोगे टैक्स दो, तो कैसे टैक्स दो भाई, मैं अर्न कर रहा हूं यूएस में, मैं रेसिडेंट हूं यूएस का, इंडिया में आया नहीं, देन हाउ यू कैन चार्ज द टैक्स, ऑब्वियसली वी कैन नॉट, हमारे पावर में नहीं है। तो फिर तो आप ऐसे करके पूरी कंट्री का मतलब पूरे वर्ल्ड का टैक्स कलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो ऐसे तो आप कर सकते नहीं हो, ठीक है। तो यहां पे या तो आप इंडिया के सोर्स से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो या तो आप इंडिया के रेसिडेंट पर्सन से कलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो वंस यू नो योर स्टेटस यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि आपको कितनी कितनी इनकम टैक्सेबल होने वाली है, कितनी कितनी इनकम टैक्सेबल होने वाली नहीं है। तो एक बार आपको लिस्ट मिल गया कि इतनी इनकम ऐसी है जो मुझे इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर आप आरओआर है तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये सोचना किसके लिए है, एनआर या आरएनओआर के लिए, क्योंकि अगर आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो आपको सारी की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है, ओके। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स। मॉड्यूल में आपको ऐसे चैप्टर दिया है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ऐसे चैप्टर नंबर 4 के सारे यूनिट्स दिए हैं। मैंने आपको मेरे मटेरियल में चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दिया है, 5 हेड्स। मतलब मान लीजिए आपको इनकम हो गई, आप रेसिडेंट हो और आपको इनकम हो गई, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम क्या करेंगे, आपको जितनी भी इनकम है सबका टोटल कर देंगे, बट ऐसे टोटल थोड़ी होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको सैलरी मिल रही है तो हमें सैलरी के हिसाब से जो भी डिडक्शन मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से डिडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम के जो डिडक्शंस हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो लाइक दैट 5 हेड्स के डिडक्शंस अलग अलग होते हैं, 5 हेड्स के प्रोविजंस अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी इनकम जो आपने रेसिडेंशियल स्टेटस में डिसाइड किया उसको डिवाइड करो, सैलरी में कितनी, हाउस प्रॉपर्टी में कितनी, पीजीबीपी में कितनी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, मतलब इनकम कोई भी होगी ये 5 हेड में ही होगी। बट सर ये हेड में ना हो तो, मतलब 5th हेड ही है अदर सोर्सेज, मतलब पहले 4 हेड में अगर इनकम नहीं है तो वो सारी की सारी इनकम कहां पे आने वाली है, रिसीड्यूअल हेड, अदर हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 4 स्पेसिफिक हेड दिए, अगर वो कोई भी इनकम ऐसी है जो चारों हेड में नहीं आ रही है बट इनकम है तो अदर में ले लो। हाँ, सब कुछ टैक्स भरना ही भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे एक बार आपने 5 हेड्स को बाइफरकेट कर दिया। रिमेंबर वन थिंग, ओके, जब आप टोटल इनकम का कैलकुलेशन करोगे तो आपको मतलब इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है वो भी देखना है, और कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है कि सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। आपका पूरा सम सही है बट आपने क्या गलती की है, सैलरी की जगह हाउस प्रॉपर्टी में, मतलब कहीं पे भी अदर सोर्स में लिख दिया इंस्टेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में लिख दिया इंस्टेड ऑफ अदर सोर्सेस, सोर्स में गलती कर दी, उसके भी मार्क्स कटो। इंस्टीट्यूट इज वेरी पर्टिकुलर ऑन दिस मैटर कि ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि आप सैलरी, आप अदर सोर्स की इनकम है उसको आप हाउस प्रॉपर्टी में डाल रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है उसको अदर सोर्स में डाल रहे हो। बट सर पता कैसे चलेगा, रिस्पेक्टिव हेड में पता चल जाएगा, डू नॉट वरी। हर एक हेड में आपको चार्जिंग सेक्शन दी गई है। क्या दी गई है, चार्जिंग सेक्शन, मतलब एवरी हेड में आपको यह पता चल जाएगा कि ये इनकम यहां पे टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। लाइक अगर हम सैलरी की बात करें सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 70, तो यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन इज 15, पहली सेक्शन जो है वो चार्जिंग सेक्शन होगी, और उसी में आपको दिया होगा इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है।
सेम वे अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27, ओके। सेम वे पीजीबीपी की बात करें तो सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 तक। सेम वे यहां पे बात करें कैपिटल गेन, ओके, तो यहां पे होगा सेक्शन 45 से लेके 55, इट गोज ऑन, ओके। तो 56 ऑनवर्ड्स। तो यहां पे ईच एंड एवरी हेड की जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इनसे चार्जिंग सेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट चलिए, फिर हमने क्या किया, इनकम को सेपरेटेड में डिवाइड कर दिया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड करने से काम नहीं होगा, ईच एंड एवरी हेड की इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं सेपरेटेड में, क्योंकि कंप्यूटेशन अंडर इनकम अंडर ईच हेड, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि क्या आपको एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल है। चैप्टर नंबर 3 एग्जेम्पशन, सेक्शन 10, ओके। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है एग्जेम्पशंस, उसमें क्या है, जितनी भी इनकम है टैक्सेबल हो रही है, बट फिर भी हमें उस पर टैक्स नहीं चाहिए, तो हम क्या दे रहे हैं, आपको एग्जेम्पशंस दे रहे हैं। लाइक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं होगा, ओके। तो ऐसे कोई भी इनकम जिसपे हमें एग्जेम्पशंस देना है, वो पूरा लिस्ट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। और डिडक्शंस, अब देखिए डिडक्शन में क्या होगा, आपको एक तो पर्टिकुलर हेड की इनकम कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर हेड का भी डिडक्शन होगा, और पांचों हेड का जो टोटल है ग्रोस टोटल इनकम, उसके बाद उसका भी जनरल डिडक्शन होगा। अभी जो पर्टिकुलर हेड का डिडक्शन है, लाइक सैलरी में सेक्शन 16 का डिडक्शन होता है, तो वो सैलरी में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा वो यहां पे लिखा है। सेम वे अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो सेक्शन 24A 24B उसमें डिडक्शन होता है। सेम वे पीजीबीपी 30 से लेकर 37, कैपिटल गेन 54, अदर सोर्सेज, तो रिस्पेक्टिव हेड में डिडक्शंस हो गए, वो आपने माइनस कर दिया। तो नेट सैलरी, नेट हाउस प्रॉपर्टी, नेट पीजीबीपी, नेट कैपिटल गेन, नेट सो एंड सो, ओके, अदर सोर्सेज, तो वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी एंड ऑल। ग्रोस टोटल इनकम क्या होगा, और एक बात समझना, ये एग्जेम्प्ट इनकम आपको कभी भी कंसीडर क्यों नहीं करनी है, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स ही नहीं आएगा, तो उसको कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। तो जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसको छोड़ दो, बाकी सब इनकम को आप लिख दो, तो वो टोटल इनकम जो हो जाएगी उसको हम बोलेंगे ग्रोस टोटल इनकम। उसमें से आप डिडक्शन माइनस करोगे, डिडक्शन, ये डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C टू 80U, उसका भी एक सेपरेट चैप्टर है डिडक्शन, वो आ जाएगा, ठीक है। तो डिडक्शन में हम क्या देखेंगे, जो भी आपको डिडक्शन मिल रहा है, बट ये जो डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम का है वो डिफरेंट है। देखिए वो यहां पे होगा, ये वाला, ये जो मैं 80C टू 80U की बात कर रहा हूं, ओके, वो चैप्टर 6A का डिडक्शन अलग है, वो कब होगा, ग्रोस टोटल इनकम के बाद। तो सर यहां पे क्या क्या कौन सा डिडक्शन की बात हो रही है, जो मैंने आपको यहां पे बोला, वो यहां पे जो डिडक्शन की बात हो रही है वो कौन सा, तो सैलरी में अगर आप देखोगे तो सैलरी में सेक्शन 16 का डिडक्शन है, फिर हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24A 24B का डिडक्शन है, लाइक दैट ये डिडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम वो है, वो सेपरेट होगा, यहां पे दो डिडक्शन है, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दो डिडक्शन, ठीक है। एक डिडक्शन आपको कहां पे करना है, रिस्पेक्टिव हेड में, वो हेड में दिया होगा, स्पेसिफिक हेड में, ओके। और एक जनरल है, वो जो जनरल है वो हो जाएगा 80C टू 80U, वो सभी हेड में से होगा, ओके। एक बार आपकी जीटीआई होगी ग्रोस टोटल इनकम, अभी कई बार क्या होगा, लॉस भी होगा, कुछ बिजनेस में लॉस हो सकता है। अभी इनकम पे टैक्स ले रहे हो तो लॉस में टैक्स वापस नहीं करोगे क्या? मतलब आई यूज्ड टू हैव दैट क्वेश्चन इन माइंड कि अगर किसी को लॉस हो रहा है तो डिपार्टमेंट को उसको हेल्प करनी चाहिए। ऑब्वियसली इनकम पॉजिटिव हो रहा है, आप टैक्स ले रहे हो, तो जिसका लॉस हो रहा है उसको टैक्स वापस दे दो। मतलब ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है टैक्स वापस देने की, बट हाँ आपको इतना बेनिफिट हम दे सकते हैं कि ये जो लॉस है वो आपकी इनकम के सामने सेट ऑफ हो सके, हाँ फ्यूचर ईयर्स में, ओके। बैकवर्ड नॉट अलाउड, फॉरवर्ड अलाउड, ठीक है। मतलब अभी करंट ईयर में मान लीजिए लॉस आया है, तो करंट ईयर की इनकम के लिए सामने एडजस्ट कर सकते हो आप,
ओके या तो फिर करंट ईयर में कोई इनकम ही नहीं है तो फ्यूचर में तो होगी, तो फ्यूचर में आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब वो बेनिफिट आपको दे ही दिया कि लॉस हुआ तो जब तक आपका लॉस रिकवर नहीं हो जाता और आप पॉजिटिव पे नहीं जाते तब तक हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, डोंट वरी। ओके तो ये लॉस का सेट ऑफ, तो उसको बोलेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ओके तो यहां पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस होगा मतलब इसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शन दिए हुए, इस हेड का लॉस इस हेड के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, इस हेड का लॉस इस हेड के सामने ही सेट ऑफ होगा, लाइक दैट कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसका एक सेपरेट चैप्टर आ जाएगा सेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक सेपरेट क्वेश्चन ऑलवेज पूछते हैं, ठीक है। फिर आएगा क्लबिंग। ये क्लबिंग क्या है, व्हाट इज द क्लबिंग? अभी देखिए कई बार क्या होता है क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरी मतलब टैक्स रेट कैसे होता है, अभी टैक्स रेट आगे देखेंगे हम, 250 तक कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है, 250 तक कोई टैक्स नहीं है, 250 to 5 लाख 5% होगा, 5 to 10 10% होगा, अगर मोर देन 10 लाख है सॉरी 20% एंड मोर देन 10 लाख है तो 30%, 5 20 30। ओके तो यहाँ पे 30% टैक्स होगा। अभी मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 15 लाख 20 लाख जा रही है और 30% टैक्स आ रहा है, ओके और मुझे 5 लाख की और इनकम होने वाली है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल योर रिलेटिव वाइफ चिल्ड्रन कोई भी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनकम लॉजिकली प्रैक्टिकली आपकी है तो आप क्या करोगे, वाइफ के नाम पे वो इनकम बुक कर दो या फिर प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर दोगे। अभी एक्चुअली वो प्रॉपर्टी वाइफ की इनकम से अर्न हुई ही नहीं है तो हाउस वाइफ है, उसकी तो कोई इनकम ही नहीं है, बट आपने क्या किया, अभी मैं मेरे ब्रैकेट में कंसीडर करूंगा 5 लाख की इनकम, तो वो 5 लाख पे कितना होगा 30% टैक्स, मतलब 1.5 लाख टैक्स होगा, तो 1.5 लाख टैक्स कौन भरेगा, तो उसने क्या किया वाइफ पे नाम की इनकम कर दी, तभी 5 लाख तक क्या होगा 250 to 5% और वो भी रिबेट में मिल जाएगा 0, मतलब 1.5 लाख का टैक्स बचा लिया। 250 तो लेस ही है, 250 to 5 कंसीडर करोगे 12,500 और वो भी आपको कहां पे मिल जाएगा, रिबेट 87 है, आगे आएगा रिबेट क्या है, मतलब 5 लाख तक तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं। तो यहां पे आपने क्या किया, वाइफ के नाम पे रिटर्न फाइल कर दिया और आपकी जो इनकम है वो किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो डिपार्टमेंट को पता चला, ओके डिपार्टमेंट को पता चला कि आपने ऐसे किया है, ओके क्लबिंग ऑफ इनकम। तो फिर डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ये इनकम वाइफ की नहीं है, ये तो आपकी है, आप ही के रिटर्न में क्लब होनी चाहिए, तो फिर वो वाइफ से निकाल के आपको क्लब कर देंगे। बट ये पता कब चलेगा, कोई सामने से देगा मैंने मेरी इनकम जो है वाइफ को ट्रांसफर की, ऐसा कोई बोलेगा क्या, नहीं। मतलब ये क्लबिंग कब आएगा, जब डिपार्टमेंट को पता चलेगा तब, ओके। बट हमें तो यहाँ पे लर्न करना ही करना है कि हाँ डिपार्टमेंट को सब कुछ पता चल जाता है करके, ठीक है। कई बार क्या है माइनर के नाम पे भी आप इनकम अर्न करोगे, अभी माइनर थोड़ी अर्न करता है, हाँ अनलेस उसमें कुछ टैलेंट है और उसके अपने टैलेंट के बलबूते पर कुछ अर्न किया है तो फिर आप चार्ज कर सकते हो कि माइनर की इनकम है, वरना माइनर के नाम पे कुछ भी होगा वो पेरेंट का ही होगा ऑब्वियसली, तो फिर पेरेंट को ही क्लब होना चाहिए ना, वरना तो आप क्या करोगे, घर के कितने मेंबर है, ओके 5 10, ओके सभी के रिटर्न फाइल कर दो। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसे होता है, इनकम एक ही अर्न करता है, फिर क्या बोलेगा, ओके अलग अलग नाम पे बिजनेस कर दो, वाइफ का बिजनेस, अभी वाइफ ने कभी देखा भी नहीं बिजनेस, ओके वो घर पे साइन करवा लेंगे, हो गया। तो हर एक पर्सन वाइज आपको 5-5 लाख का बेनिफिट तो वैसे ही मिल जाने वाला है। और फिर यहां पे स्टॉप नहीं होते, आगे बनाते हैं फैमिली बिजनेस HUF, ओके उस पे भी बेनिफिट लेते हैं, ओके। अभी HUF का कंसेप्ट पता है क्यों आया था, ये प्योरली HUF का जो कंसेप्ट है उसका एक लॉजिक क्या था कि हमारा एक हिंदू एक्ट है, ठीक है, और हिंदू एक्ट के तहत ऐसा है कि जो फैमिली बिजनेस है तो वो फैमिली बिजनेस अलग होगा और जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो अलग होता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस में सारे फैमिली है उसकी इनकम। तो क्योंकि आप कोई एक पर्सन ऐसा ना बोल दो कि ये मेरा बिजनेस है और फैमिली को लॉस हो, इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, तो दैट इज हाउ इट विल बी। तो यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली के लिए बनाया गया था। अभी आप क्या कर रहे हो, 1 2 3 3 पर्सन है या 1 2 3 4 हस्बैंड वाइफ किड्स, उसका HUF बनाएंगे। अभी यहाँ पे कैसे HUF हुआ, बन सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। अभी उसका बेनिफिट ले रहे हैं, एक बनाएंगे HUF
एक बनाएंगे खुद मिस्टर ए, फिर मिसिस ए, और चिल्ड्रन है उसका तो अलग से, और सारे का सारा बिजनेस अभी फिर सोचेंगे किस नाम पे करना है। अभी ऐसा कर करके बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, मतलब यहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये क्लबिंग हो सकता है और उसका भी चैप्टर आएगा अलग से। ये सब हो जाने के बाद आपकी होगी ग्रोस टोटल इनकम। मतलब आपने क्या किया, फाइट्स कैलकुलेट कर लिया। अभी किसी और की इनकम आपके इनकम में क्लब हो रही है, किसी और की इनकम आपके इनकम में क्लब हो रही है, वो भी ऐड कर दो। फिर आपका पास्ट ईयर का कोई भी लॉसेस है वो माइनस कर दो। सेट ऑफ क्लबिंग सब कुछ हो गया, जीटीआई। फिर उसमें से आपको मिलेंगे डिडक्शंस। ये डिडक्शंस क्या है, क्योंकि आपने लाइक इन्वेस्टमेंट किया, तो टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट, लाइक आपने एलआईसी ली, तो एलआईसी प्रीमियम पे किया, तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। एटीसी में मैक्सिमम आपको 150 मिलता है फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स। ऑलमोस्ट 23-24 आइटम्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 150 तक डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, लाइक कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 80D, इंश्योरेंस फॉर हायर एजुकेशन 80E, लाइक दैट। ऐसा पूरा 80C से लेके 80U तक का चैप्टर है। ठीक है, पेमेंट ऑफ लोन ऑन प्रिंसिपल रेसिडेंशियल हाउस, वो भी 80C में मिलेगा। फिर व्हीकल रेंट, डोनेशन 80G, पॉलिटिकल पार्टी जीजीबी जीजीसी। ओके, फिर एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो एम्प्लॉय ऑफ न्यू एम्प्लॉयज रॉयल्टी इनकम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, मतलब डिपॉजिट्स और सीनियर डिपॉजिट्स, मतलब आपने सेविंग में इंटरेस्ट अर्न किया और वो जो इंटरेस्ट है उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल या रिसेंटली एड हुआ है, दो अलग अलग डिडक्शंस दिए हैं। ओके, मतलब लास्ट 2 ईयर से ही हुआ है, 2-3 ईयर्स रिसेंटली। डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 80U। तो यहां पे अगर आप देखोगे 80C से लेके 80U तक बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं। मतलब आपको क्या करना है, आपकी ग्रोस टोटल इनकम हो गई, उसमें से आपको डिडक्शन माइनस करने हैं, वो हो जाएगी आपकी टोटल इनकम। सी, ये एक बात यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। कई बार स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रोस टोटल इनकम मतलब क्या, मान लीजिए मेरी 10,25,625 ग्रोस टोटल इनकम है, बराबर है। तो ये ग्रोस टोटल इनकम में क्या आ जाएगा, पहले तो मुझे इसमें एग्जम्पशन काउंट नहीं करना क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं है। फाइट्स और फाइट्स के डिडक्शन उसमें माइनस कर दिए, सेट ऑफ मिल रहा था वो माइनस कर दिया, क्लबिंग हो रहा था वो यहाँ पे ऐड कर दिया, सब कुछ होने के बाद ये डिडक्शन मिलेगा लेस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, मान लीजिए 80C में आपको 150 का डिडक्शन मिल रहा है, वो माइनस कर देंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल इनकम। तो सिर्फ डिडक्शन माइनस करने से ये जो वर्ड है वो चला गया, ग्रोस। तो यहां पे ये डिफरेंस समझ लेना कि ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है। कई बार टोटल इनकम देंगे और फिर डिडक्शन देंगे, तो आपको डिडक्शन माइनस ही नहीं करना है। क्यों, अरे ग्रोस में से डिडक्शन माइनस करने के बाद तो वो टोटल इनकम आता है। मतलब ये टोटल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम है। हाँ, ग्रोस वर्ड निकल गया तो समझो डिडक्शन निकल गया। ओके, और ग्रोस टोटल इनकम है मतलब बिफोर डिडक्शन। ये ग्रोस वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमने 150 माइनस किया, कितना आएगा, 8,75,625। इज दैट क्लियर? सबसे पहले स्टेप्स क्या किया, टू नो द रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर जो भी एग्जामिशन था वो एग्जामिशन दे दिया। रेसिडेंशियल स्टेटस में जो भी हमने इनकम कैलकुलेट की थी वो इनकम 5 में डिवाइड की। ओके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ओके, फिर 5 हेड्स के रिस्पेक्टिव डिडक्शंस ले लिए और फिर वो नेट हो गई टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम से पहले हमें क्या करना है, क्लबिंग है तो वो ऐड कर दो, सेट ऑफ जो भी मिल रहा है वो माइनस कर दो, ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C टू 80U। ओके, वो हो गई टोटल इनकम। इज दैट क्लियर? तो यहां पे होगा क्या समझो, कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, रेसिडेंशियल 5 हेड्स में से आप इनकम कंप्यूट करो, डिडक्शन एग्जामिशन, क्लब कर दो, सेट ऑफ कर दो, जीटीआई, डिडक्शन, टोटल इनकम। इज दैट क्लियर? ये इतने स्टेप्स क्लियर है। अभी आगे जाते हैं। बिफोर यू कंसिडर द टैक्स एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट। ओके, बट टैक्स रेट करने से पहले यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा,
टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर ये राउंड ऑफ क्या है? सेक्शन 288A राउंड ऑफ इनकम, सेक्शन 288B राउंडिंग ऑफ टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट को चिल्लर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो बोलते हैं 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर दो। तो यहाँ पे आपकी इनकम कितनी है? 875625 राउंड ऑफ 875630। 5 रुपए में आपको क्या फर्क पड़ेगा? ओके, प्लस माइनस दोनों, 5 और मोर प्लस। पहले पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसे इग्नोर करो, पैसे इग्नोर करो। ओके, पैसे को राउंड ऑफ नहीं करना है कभी भी, पैसे कहीं पे आएंगे ही नहीं, पैसे को इग्नोर करो। अभी लास्ट में क्या है? 5 और मोर, तो प्लस में राउंड ऑफ कर दो, लेस देन 5 है तो माइनस में राउंड ऑफ कर दो। मतलब यहां पे अगर 24 होगा तो हम क्या कर देंगे? राउंड ऑफ 20। ओके, तो 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है इनकम। टैक्स को भी यस, कई बार मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं वो आप भूल जाते हो। दे एक्सपेक्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस 288A 288B, राउंड ऑफ करना मत भूलना। ओके, राउंड ऑफ करना ही करना है। फाइनल आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, बट ये राउंड ऑफ किसका करोगे आप? फाइनल जो इनकम आएगी उसका। मतलब हर बार राउंड ऑफ, सैलरी राउंड ऑफ, पीजीबीपी राउंड, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद, डिडक्शन भी माइनस होने के बाद, जो लास्ट आपकी टैक्सेबल इनकम है उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ओके, फिर राउंड ऑफ होने के बाद हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स क्या है? 250 तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। 250 से लेके 5 लाख तक 5%। और यहां पे आपको 87 है कि रिबेट भी मिलेगी। ये रिबेट क्या है? ये सब आगे आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कितने चैप्टर्स हैं, स्टेप्स क्या है वो देख रहे हैं। 87 अभी मैंने समझा ही नहीं है, ना ही मैंने आपको टैक्स रेट समझाए, वो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। डू नॉट वरी फॉर द सेम। ओके, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20% आ जाएगा, और 10 लाख से ज्यादा करोगे तो 30% का टैक्स आने वाला है। एक और ऑप्शन मिला है यहाँ पे आपको, और वो ऑप्शन है 115 BAC का। ओके, टैक्स पेयर हो आप, इंडिविजुअल और HUF, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि या तो आप नॉर्मल रेगुलर टैक्स के हिसाब से जाओ या आप 115 BAC के हिसाब से जाओ। बट वो जो 115 BAC है, यहाँ पे मैंने रेट्स भी दी हैं इसी चैप्टर में, बट वो डिस्कस करेंगे हम टोटल इनकम के साथ। मतलब ये पूरा टैक्स खत्म होने के बाद 115 BAC शुरू होगा। पूरा टैक्स खत्म होने के बाद जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम के सम हो गए, वहां पे मैं 115 BAC का सम करवाऊंगा। तो सर वहां तक कहीं पे भी 115 BAC का डिस्कशन पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे, डू नॉट वरी। इंडिविजुअल राइट्स में क्या करेंगे? इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115 BAC, इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115 BAC, क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो कंपेयर कैसे करते हो? टोटल इनकम रेगुलर इनकम टैक्स एज पर 115 BAC, इसमें ज्यादा या कम है, अकॉर्डिंगली यू विल गो फॉर इट। ओके, तो वो तो सब टैक्स कैलकुलेट करना है, मतलब सब है, डिडक्शन, क्लबिंग, सेट ऑफ होने के बाद ही करोगे ना, ऑब्वियसली। ओके, तो ये हम किस में करेंगे? लास्ट चैप्टर में, इनकम, टोटल इनकम। फिर यहां पे रेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्लैब रेट, एक होते हैं फ्लैट रेट। ओके, स्लैब रेट मतलब क्या? ये मैंने अभी बताया ना, 250 तक कोई इनकम नहीं है, 250 तक 5 लाख 5%, 5 to 10 20%, मोर देन 10 30%। अभी मान लीजिए मेरी इनकम 9 लाख है, तो मुझे कितना टैक्स लगेगा? 9 लाख पे 20%? ऐसा नहीं, उसको तो फ्लैट रेट बोलते हैं। फ्लैट रेट मतलब इनकम जो भी है उस पर फ्लैट 20% अप्लाई करो। विनिंग हुआ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम एनी गेम, केबीसी में गए आपको विन हुआ, वो ऐसे ही चेक दिखाते हैं, उतना तो देते नहीं है कभी भी। ओके, आपने मान लीजिए 50 लाख जीत लिया, 50 लाख का चेक देते हैं, और आपके 50 लाख आपके अकाउंट में आ गए, कभी आते नहीं, ऐसे कोई देता नहीं है, ठीक है, ऐसे दे भी नहीं सकते, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। बाकी 50 लाख में 30% तो TDS कट हो जाएगा, 15 लाख आपको मिलेंगे 35 लाख, तो वो फ्लैट 30% होता है टैक्स, उसको टैक्स फ्लैट रेट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें फ्लैट 20% होता है, उसको फ्लैट रेट बोलते हैं। फ्लैट रेट में क्या होगा? जितनी भी इनकम है उस पर फ्लैट 20, फ्लैट 30 अप्लाई हो जाएगा। बट जो स्लैब रेट है उसमें क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप, स्लैब वाइज। 250 तक नो टैक्स, 250 to 5%। वो कैलकुलेशन भी करेंगे आगे, अभी हम टैक्स रेट्स नहीं किए, ठीक है, आगे करेंगे, डोंट वरी। यहां पे फ्लैट रेट है शॉर्ट इन इनकम पे। चलो आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज। क्या ऐड करना पड़ेगा?
सरचार्ज। सर ये सरचार्ज क्या है? सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स। ये क्या हुआ? टैक्स ऑन टैक्स। मतलब से फॉर एग्जांपल आपकी इनकम एनुअल 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप बहुत ही रिच है, मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से। ओके, डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा और बर्डन हम दे सकते हैं। अभी मान लीजिए आप करोड़पति है, ठीक है, एनुअल इनकम इज मोर देन करोड़, मतलब करोड़पति हुए एन्युअली, तो फिर तो आपको नॉर्मल हम जो 30% स्लैब रेट ले रहे हैं वो तो ठीक है, और उस टैक्स के अलावा आपको 10%, 15% सरचार्ज होगा। मतलब मान लीजिए आपका टैक्स आया से फॉर एग्जांपल 30 लाख, ओके, तो 30 लाख पे 10%, 3 लाख मोर, जब आपका टैक्स हो जाएगा 33 लाख, क्योंकि करोड़ में आपको 3 लाख में क्या फर्क पड़ जाएगा, करोड़ तो ऑन कर रहे हो, ओके, 30 लाख टैक्स भी दे रहे हो, तो 30 लाख का 10% मोर यू विल बी एबल टू, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को बैलेंस करना है। ओके, बेनिफिट ये गवर्नमेंट जो भी टैक्स आएगा वो पुअर को हेल्प करेगी, तो यहाँ पे बैलेंस करना है, तो आप ज्यादा 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 अर्न कर रहे हो। अभी मान लीजिए आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है, ये लोग हाईएस्ट सरचार्ज ले रहे हैं 37%। ओके, ऑन ओके, फिर आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर आएगा, अभी देखिए रिबेट तो आपको तभी मिलेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। ओके, मतलब आप मिडिल क्लास तक भी नहीं पहुंचते, ठीक है, 5 लाख से कम है, तो मतलब मेजोरिटी नहीं, 75 से भी ज्यादा परसेंटेज लोग इंडिया में बिलो ही है। ओके, 75 भी मैं कम बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा है ये फिगर। ओके, तो वो गरीबी है, ठीक है, तो उसको कोई टैक्स नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, आपने टैक्स फिर सरचार्ज ऐड कर दिया, ये टोटल जो है उसके ऊपर आएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% आपको क्या मिलने वाला है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो सबको लगेगा। क्यों? गवर्नमेंट ने क्या किया कि हेल्थ, पहले वो सिर्फ एजुकेशन अलग था और वो अलग था, अभी इन्होंने क्या कर दिया, हेल्थ एजुकेशन, मतलब ये 4% गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स मिल रहा है उसमें से 4% गवर्नमेंट कहां पे यूज करने वाली है, स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो इसके लिए जितना भी टैक्स होगा, सी ये भूलना मत, कई बार मैं देखता हूं कि यू यूज्ड टू कैलकुलेट द टैक्स, फिर टैक्स करके छोड़ दो, एजुकेशन से भूल गए 4%, मतलब कभी भूलना नहीं है, पर्सन कोई भी हो, इनकम कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, जहां जहां टैक्स आता है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जहां जहां टैक्स आता है वहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कंपलसरी आ जाएगा। जब मैं बोलूं टैक्स कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे एचईसी के साथ ही देना, अनलेस अनटिल आई स्पेसिफाई कि मुझे हेल्थ एजुकेशन से टैक्स के बिना टैक्स दो, ठीक है, वरना आपको टैक्स जब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तब क्या करोगे, लास्ट में 4% ऐड करना भूलना मत। ओके, ये सब होने के बाद आपका हो गया टोटल टैक्स पेएबल। अभी शुरू में हमने देखा था टीडीएस, हमें इनकम हुई तो सोर्स से टीडीएस कट करके हमारी, मतलब 50,000 मुझे ऑडिट पे मिली तो 5,000 तो कट करके मुझे 45,000 ही मिला, तो 5,000 मेरा टैक्स कहां पे चला गया, गवर्नमेंट पे, तो वो टीडीएस यहां पे मैं माइनस करूंगा, यस, तो टीडीएस माइनस करने के बाद भी अगर मेरा टैक्स 10,000 से ज्यादा है तो मैं एडवांस टैक्स पे करूंगा, तो एडवांस टैक्स भी माइनस कर दूंगा अगर मैंने पे किया है तो टोटल टैक्स में से आपने टीडीएस पे कर दिया, मतलब टीडीएस आपके भी यहाँ पे क्रेडिट हो गया, एडवांस टैक्स आपने पे किया वो भी माइनस कर दो, बैलेंस जो बचेगा वो होगा टैक्स पेबल रिफंडेबल, और ये टैक्स होगा आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्यों? अब ये इनकम कौन असेस करता है, आप खुद, मतलब हम तो सीए के पास जाते हैं, हाँ, बट वो साइन आप खुद करते हो, मतलब आपके बिहार पे वो सीए कैलकुलेट करता है, बट सर्टिफाई तो आपको ही करना होता है। डिपार्टमेंट की साइट में फाइल भले ही वो रिटर्न कर रहे हैं, बट उसमें लॉगिन आईडी, साइन सब कुछ आपका ही होता है। ओके, एसएससी का, टैक्स पेयर का। तो यहां पे उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब मैंने खुद ही मेरी इनकम असेस की है और ये टैक्स में भर रहा हूं, पे कर रहा हूं, ठीक है, फाइनल। और ये टैक्स को भी राउंड ऑफ करना है 288B में 10 रुपीज में, हाँ, टैक्स को भी राउंड ऑफ करना मत भूलना। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? तो यही आपके सारे चैप्टर्स हैं।
बेसिक, फिर चैप्टर 2 में रेसिडेंशियल 5 हेड्स, फिर वॉल्यूम 2 में आएगा सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस, एडवांस टैक्स, और लास्ट में आप क्या करोगे, रिटर्न फाइल करोगे। तो यही तो आपका है पूरा का पूरा सिलेबस। ओके तो ये 15 स्टेप्स में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये पहले टैक्स, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न फाइल। सर ये एम्प्टी प्रोविजन क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम ओनली। ओके दैट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम ओनली, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। चलिए इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सो विल मूव अहेड फर्दर। रिटर्न ऑफ इनकम, तो फाइनली आप इसमें रिटर्न फाइल करोगे। ओके द नेक्स्ट टॉपिक, चलो व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर? सेक्शन 2(9) definition of assessment year is given. Assessment year means period of 12 months commencing on first day of April. As I said, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कर दिया। सो असेसमेंट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of April. Okay, 12 months. The year in which tax is paid, rather assessed, is called the assessment year. Or previous year means a financial year immediately preceding the assessment year. Assessment year के पहले का year. That is why it is called previous. तो वो तो मैंने आपको समझाया था. And the year in respect of income which tax is levied is called previous year. Okay. मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, फिर भी रिपीट करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है करंट, दैट इज 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो यही आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज इनकम, प्रीवियस ईयर इज a year in which income is on, जबकि assessment year will be the year that is 23-24, immediately you can say subsequent year, or previous year will be immediately preceding the year of assessment year. The year in which tax is paid, or you can say income tax is assessed. वो असेस इस ईयर में होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर से पहले का ईयर जो है जिसकी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जिस ईयर में इनकम अर्न हो रही है वो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। मतलब दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of April 23 to 31st March 24. इज दैट क्लियर? ओके अभी यहां पे देखिए, ये सब मैंने आपको बोला टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो दैट इज हाउ लॉजिकली क्रिएट हुई है। लाइक अभी देखिए, ये इनकम किस ईयर में एसेस हो रही है, असेसमेंट ईयर में, इसीलिए हम किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। उसके पहले का ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। अभी ये इनकम आप किसकी एसेस करोगे, ये इनकम एसेस किसकी होगी, टैक्स पेयर की। तो जिसकी इनकम एसेस हो रही है इसको बोलेंगे एसएससी। एसएससी द पर्सन, द टैक्स पेयर जिसकी इनकम एसेस हो रही है। अभी एसएससी की डेफिनेशन बहुत डिटेल में आने वाली है, वो आगे देखेंगे। अभी ये एसेस कौन करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको बोलेंगे एसेसिंग ऑफिसर। ओके तो ये सारे के सारे नाम जो हैं एसेसिंग ऑफिसर वो सब लॉजिकल है, ठीक है। दूसरी बात, तो ये है आपका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बट मान लीजिए अभी कोई नया बिजनेस शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, से फॉर एग्जांपल 1st of February 20
3 को। तो अभी आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो हम तो प्रीवियस ईयर जो है अभी वो यूनिफॉर्म हो गया, मतलब अप्रैल टू मार्च ही होगा। शुरू आप कहीं से भी करो, आपको खत्म कब करना पड़ेगा? सॉरी, 31 ऑफ मार्च। तो यहां पे कौन सा 31 मार्च आएगा? 31 मार्च 23। प्रीवियस ईयर कैन नेवर एक्सीड 12 मंथ्स। प्रीवियस ईयर कभी भी 12 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, 12 मंथ से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने बिजनेस शुरू किया 1 जुलाई 22 को, तो उसका ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 23। तो ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। इट कैन बी 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बट उसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? वो तो 23-24 ही होगा। यहां पे भी रिलेवेंट 23-24 ही होगा। बुक स्टार्ट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप 17 में बिजनेस स्टार्ट करो, तो उससे पहले तो आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, इनकम अर्न ही नहीं कर रहे थे, तो आपके लिए 1 जुलाई से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गया। बट फिर भी आपका एंड कब होगा? 31 मार्च। हाँ, मतलब वो फिनेंशियल ईयर ही होगा ना, 2023। अब जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से लेस हो सकता है, फिर रेगुलर ही हो जाएगा ना, फिर तो 12 मंथ ही होगा। मतलब जो फर्स्ट ईयर आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो या कुछ भी, तो एट दैट टाइम 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। ओके, फिर तो एक बार रेगुलर हो गया, फिर तो अप्रैल टू मार्च ही होगा। बट ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रीवियस ईयर इफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर क्या हो गया? अप्रैल टू 31 मार्च। चलो आप शुरू कहीं से भी करो, यू नीड टू फिनिश अप बाय 31 मार्च। न्यूली बिजनेस में क्या होगा? मान लीजिए आपने 1 जुलाई से स्टार्ट किया, तो आपका 31 मार्च 23 में बिजनेस खत्म हो जाएगा। सो प्रीवियस ईयर न्यूली एस्टैब्लिश्ड में 12 मंथ्स भी हो सकता है, लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। किसमें? न्यूली एस्टैब्लिश्ड में। न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जो रेगुलर है उसका तो प्रीवियस ईयर अप्रैल टू मार्च होगा, 12 मंथ। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो अभी हमने यहां पे एक रूल समझा। कौन सा रूल? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23 विल बी असेस्ड टू टैक्स, assessed to tax in immediate subsequent assessment year। ये रूल समझ रहे हो? दैट इज मतलब ऐसा नहीं होगा ना, फिनेंशियल ईयर 22-23 है, एक काम करें 2-3 साल बाद उसका टैक्स बने, ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। प्रीवियस ईयर 22-23 है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 23-24। उसका आपको टैक्स कब करना पड़ेगा? 23-24 को। ये जनरल रूल है। ये क्या है? जनरल रूल। और ये रूल क्यों ऐसा बनाया? लॉजिक है। लॉजिक सिर्फ इतना है, आप मुझे बताओ कि आप कहीं पे होटल में गए, ठीक है, लंच डिनर कुछ भी, और आपने मान लीजिए कोई ऑर्डर किया मसाला डोसा, तो बोलेंगे ओके मसाला डोसा का ये 150 रुपीज 200, चलो दे। फिर आप बोलेंगे इडली का। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, आप बोलोगे आप इस होटल में कभी आना ही नहीं, वो एक ऑर्डर पे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसे तो नहीं करोगे ना, पहले पूरा तो करने दो लंच या डिनर, उसके बाद आप मतलब पूछोगे कि बिल लाओ, फिर बाद में जाके बिल दोगे। मतलब किसी भी पर्सन को बिल करने के लिए देयर शुड बी सम एंडिंग पॉइंट। ओके, तो अभी आप ये टैक्स लेके कोई इंडिविजुअल को बिल ही कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ एंडिंग पॉइंट तो होना चाहिए। तो बोल रहे ठीक है एक काम करो, फिनेंशियल ईयर खत्म होने दो। और वाई ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ्स, वो तो अकाउंट में ही पड़ा है। ईयर हम 12 मंथ्स का क्यों करते हैं, 15 का नहीं करते हैं, 9 का नहीं करते हैं, क्योंकि 12 मंथ्स कवर द एंटायर सीजन। सिंपल, किसी का बट बिजनेस तो कंटिन्यू है, कभी तो आपको एंड करना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट से ओके बिजनेस जब खत्म हुआ तब देखेंगे, नहीं है। यू नीड टू एसेस इट रेगुलरली कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अकाउंटिंग आप कर रहे हो 12 मंथ्स के लिए, तो यहां पे आप प्रॉफिट भी अराइव करोगे 12 मंथ्स के लिए। तो 12 मंथ खत्म होने के बाद जाके आपको बिल होगा।
और दैट इज द लॉजिक वाई, दैट इज द रीजन वाई प्रीवियस ईयर के बाद जो आएगा ईयर विच इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली सब्सिडिंग ईयर असेसमेंट ईयर, तब जाके आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये जनरल रूल है। बट इनकम टैक्स में क्या है, रूल्स भले ही जनरल हो बट वहां पे एक्सेप्शंस आते रहते हैं। मैंने क्या बोला, जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये चैप्टर जो है वो पूछता नहीं है, बट कभी कभी आ सकता है। ये देख लीजिए, नवंबर 22 4 मार्क्स में आपको ये पूछ लिया थियरी। हर बार ये थियरी में इंपॉर्टेंट करवाता हूं, ओके, और जाके नवंबर 22 में आपको पूछा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये नवंबर 22 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो बाद में देखेंगे, पहले ये थियरी क्वेश्चन क्या है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी इनकम है दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 की जो भी इनकम है वो एसेस टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर 23-24, ओके, दैट विल बी एसेस टू टैक्स इन 23-24। और ये क्यों ऐसा कर रहे हो आप, तो दैट इज अ रूल फॉर चार्जिंग और बिलिंग अ पर्सन, बट उसके एक्सेप्शंस है। अभी जो भी एक्सेप्शंस आप करोगे ना वो सारे के सारे एक्सेप्शंस लॉजिकल है। सी डिपार्टमेंट को क्यों ऐसा करना पड़ा कि नहीं, रेगुलर तो आप ले रहे थे प्रीवियस ईयर 22-23 का। अभी देखिए एक्सेप्शन मतलब क्या, जो नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मल क्या है, प्रीवियस ईयर जो है 22-23 और उसका आप असेसमेंट ईयर क्या करोगे 23-24, मतलब उसका टैक्स कब कलेक्ट करोगे, उसका रिटर्न कब फाइल करोगे 23-24 में। तो ये जनरल रूल है। अभी इसका एक्सेप्शन मतलब प्रीवियस ईयर भी 22-23 और असेसमेंट ईयर भी 22-23। अभी ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, एक्सेप्शन में होता है, लॉजिकली एक्सेप्शन में होता है, ओके। या तो फिर आप ऐसे करोगे प्रीवियस ईयर 19-20, 20-21, 21-22, इन सभी का असेसमेंट ईयर 22-23 में कलेक्ट करेंगे। तो ये एक्सेप्शन हो गया। कैसे एक्सेप्शन हुआ? 5 एक्सेप्शन है, सी टू इट। नंबर 1, इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। अभी मान लीजिए पहले तो ये नॉन रेसिडेंट मतलब क्या, तो सर नॉन रेसिडेंट मतलब तो हमें देखना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नंबर 2 में। अभी चैप्टर नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए नॉन रेसिडेंट मतलब क्या, वो पर्सन नॉर्मली इंडिया में रिसाइड नहीं करता है, फॉरेन में है, ओके, उसका बिजनेस भी फॉरेन में है, ठीक है, बट उसका बिजनेस क्या है, शिपिंग बिजनेस। शिपिंग बिजनेस मतलब शिपिंग बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, गुड्स है, लाइव स्टॉक है, पैसेंजर्स है, वॉट एवर, ओके, उसको टू एंड फ्रो करते हैं और उसका कैरेज लेते हैं, चार्ज लेते हैं, ठीक है। अभी ऐसा करके वो जो शिप है, ओके, वो इंडियन टेरिटरी वाटर में आती है, इंडिया, और इंडियन पोर्ट पे लैंड करती है, मतलब इंडियन पोर्ट पे वो अनलोड करती है गुड्स को। मान लीजिए आपने कुछ इंपोर्ट कराया, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव पोर्ट पे गुड्स आएगा तो आपको वो शिप को चार्ज तो देना पड़ेगा। जैसे ही चार्ज दिया, अभी आप भले ही नॉन रेसिडेंट हो, मैंने आपको क्या समझाया था, कोई भी कंट्री 2 तरह से टैक्स चार्ज कर सकती है, एक सोर्स, दूसरा रेसिडेंट। आप रेसिडेंट तो नहीं हो, मतलब आपसे हम टैक्स तो चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा सोर्स, इंडिया में आके कैरेज चार्ज लेते हो तो टैक्स तो लेंगे ना, मतलब वो इंडिया में नहीं आ रहे, बट इंडियन टेरिटरी वाटर में आप इंडियन पोर्ट पे गुड्स अनलोड करते हो, इंडियन रेसिडेंट से चार्जेस लेते हो, तो चार्जेस तो इंडियन इनकम हो गई, अभी आपको टैक्स भरना है। तो इंडिया आया ही नहीं है, बोलता है मैं इंडिया आया ही नहीं है, मेरा बिजनेस इंडिया में, वो भूल जाओ। इंडिया में आपने कैरेजेस लिए, हाँ, तो फिर तो आपको इंडिया में टैक्स भरना ही भरना है, ओके। दूसरी बात, वो नॉन रेसिडेंट है, उसका शिप जो है वो खुद का है या उसने भी चार्टर्ड पे लिया है, शिप जो है वो पैसेंजर, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स कुछ भी कैरी कर सकता है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, हाँ। तो फिर क्या होगा, अभी देखिए आप इंडिया में रहते नहीं हो, आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट हो रही है? तो अच्छा चलो हम आपको क्या करते हैं, आपको कोई इंडिया में अकाउंटिंग रखना वगैरह उसके झंझट में नहीं पाड़ते, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है क्या, आपकी जो भी रिसिट है, ग्रोस रिसिट, उसका 7.5 हम मान लेंगे कि इंडिया में इनकम हुई। आपका शिप का जो भी ग्रोस रिसिट है उसका 7.5 आपने इंडिया में अर्न किया, वैसा हम मान लें, और वो 7.5 के ऊपर आपको टैक्स भरना है।
तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हो गया। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब क्या, जिसमें आपको एक्चुअली अकाउंटिंग नहीं देना है, आपकी जो भी ग्रॉस रिसीट है उसका 7.5 आपकी इनकम हो जाएगी। ओके, अभी आपको डिटेल में नहीं आने वाला, ठीक है, डोंट रेसिडेंट टैक्सेशन, वो आपको फाइनल में आएगा। ग्रॉस रिसीट मतलब क्या, तो जो भी आपने जितने भी कैरेजेस लिए, ओके, वो ग्रोस, अभी उसका खर्चा भी हुआ होगा, तो खर्चा कितना माइनस करना वो पता नहीं, तो आपका ग्रोस रिसीट हुआ, मान लीजिए आपने कितना अर्न किया, तो 50 लाख, तो 50 लाख का 7.5 आपकी इनकम होगी जो टैक्सेबल। हाँ, ग्रोस रिसीट अर्न हुआ है उसका 7.5 आपकी इनकम हो गई, मतलब आपका सारा एक्सपेंस माइनस हो गया, डिडक्शन माइनस सब कुछ हो गया, 7.5 पे सीधा टैक्स भर दो। ओके, बट प्रॉब्लम क्या होगा समझो लॉजिकली, ये जो पर्सन ऐसे हैं कि जिसका नॉर्मली इंडिया में कोई पी नहीं है, पी मतलब क्या, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या, कोई बिजनेस, ऑफिस, ब्रांच कुछ नहीं है। ओके, अभी मान लीजिए इसकी शिप जो है वो आई कब, 30 अप्रैल 22, बराबर है, 30 अप्रैल 22 को शिप आई और फिर वो चली गई शिप। अभी मुझे बताओ इसमें अगर आप नॉर्मल ईयर करोगे, ओके, तो इसका नॉर्मल ईयर क्या होगा, इसने अर्न कब किया, ये अप्रैल में शिप आई, अप्रैल 22, मतलब इसका नॉर्मल प्रीवियस ईयर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर 22-23, और नॉर्मल असेसमेंट ईयर क्या होगा, और उसका रिटर्न कब फाइल करोगे, 31 जुलाई 23। अभी आ रहा है अप्रैल 22 में शिप लेके। ओके, अभी आप वेट करोगे, जुलाई 23 में ये रिटर्न फाइल करेंगे, कहाँ है, चले गए, शिप चली गई ना, गए, फिर थोड़ी टैक्स पे करने आएंगे यहाँ पे, अभी उसका बिजनेस यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके लिए आप नॉर्मल जो टाइम दे रहे हो इंडियन लोगों को, वो इसको नहीं दे सकते क्या, ठीक है, अच्छा जुलाई में आना, तो चला गया। ओके, अच्छा चलता हूं करके दुआओं में याद रखना। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बार शिप चली गई तो चली गई, फिर आप उसको फॉरेन में कहाँ पे ढूंढने जाओगे, और फॉरेन में क्या होता है पता है, हमारा मतलब उसमें पावर भी नहीं चलता, आपका जो पावर है इंडियन टेरिटोरियल वाटर तक ही, फिर बाद में फॉरेन में जाओगे तो वहां पे उस कंट्री का पावर लगता है, ठीक है, अभी उसको तो ढूंढने कहाँ पे जाएंगे, इसलिए हमने क्या बोला, एक काम कर तू भाई, टैक्स पे कर और जा, 30 अप्रैल को बोलते हैं टैक्स पे कर और जा, तो अभी ये 30 अप्रैल को आप टैक्स चार्ज करोगे उसको, तो कौन सा ईयर हुआ, 22 इटसेल्फ, मतलब वो 22-23 हुआ, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 22-23 इटसेल्फ, तो वही प्रीवियस ईयर वही असेसमेंट, हाँ, इसलिए तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो जब तक तू टैक्स पे नहीं करेगा ना, तेरी शिप नहीं जाने देंगे, या तो कोई इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट कर दे और बोल दे कि वो 30 डेज में ये टैक्स पे कर देगा, हाँ, तो फिर आपको जाने देंगे, फिर वो एजेंट को पकड़ेंगे। हाँ, वो तो कई सारे रीजंस होता है, क्योंकि वो कस्टम डिपार्टमेंट है और उसमें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम ड्यूटी और सब जगह होती है, और वैसे भी कोई भी पोर्ट पे गुड्स आता है तो वो कस्टम पोर्ट पे ही लैंड हो सकता है, वो कस्टम का रूल है। आप कहीं पे भी ऐसे ही कस्टम पोर्ट नहीं आके गुड्स अनलोड कर दिया हो तो स्मगलिंग हो गया, फॉरेन से कुछ भी आप ला रहे हो तो वो कस्टम बाउंड मतलब एयरपोर्ट में आ रहे हो तो वो कस्टम बाउंड होना चाहिए, या फिर पोर्ट पे आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट पे ही करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो अलग होता है, वो पूरा कस्टम में पड़ोगे आप फाइनल में आईडीटी में। बट यहाँ पे आप समझ क्या रहे हो, सी प्रीवियस ईयर है उसका नेक्स्ट ईयर में टैक्स होगा, बट यहाँ पे कब हो रहा है, तो एक्सेप्शन हो गया, लॉजिकल एक्सेप्शन है, क्योंकि वरना आप वेट करोगे तो वेट करते ही रह जाओगे, चले गए। इन केस ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर इन इटसेल्फ, वही असेसमेंट ईयर में, ओके, सेम प्रीवियस ईयर में। सेम वे मान लीजिए ये सेक्शन 172 है, क्या है सेक्शन 170, ऐसी 5 एक्सेप्शन है, सभी में ऐसे ही लॉजिकल होगा, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन 174, सेक्शन आसान याद रह जाएगी, 172, 174, 4A, 5 and 6, ओके। तो 174, अभी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो इंडिया में रेगुलरली जॉब करता था, या में सैलरी रिटर्न फाइल करता था, इधर चल रहा था, बट उसको यूएस में ऑफर मिली और 1 जुलाई से ये परमानेंटली यूएस जा रहा है, 1 जुलाई से, और वो कभी वापस आने वाला नहीं है,
अभी नॉर्मली अगर आप नॉर्मली सोचोगे इसमें तो अभी करंट ईयर में मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 में वो किसका रिटर्न फाइल करेगा? लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 21-22 का। तो वो उसके लिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है बराबर। अभी ये 30 जून 22 को परमानेंटली इंडिया लीव करके जा रहा है। अभी आप कभी भी आउटसाइड इंडिया जाओगे ना तो नो टैक्स ड्यू क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वरना आपको जाने नहीं देंगे, पहले टैक्स भर के जाओ। ओके, तो यहां पे आप 30 अप्रैल को जा रहे हो तो अप्रैल में जून में आपने इनकम इंडिया में अर्न करी है, हाँ, तो फिर उसका टैक्स पे करके ही जाओ। तो ये अप्रैल में जून दैट इज 1 अप्रैल 22 से लेके 30 जून 22 तक, ये 22-23 हुआ 3 महीना का प्रीवियस ईयर। ओके, तो उसका आपको टैक्स कभी भी फाइल करना होगा? इसी असेसमेंट ईयर में, सेम टू सेम। तो इसके लिए एक्सेप्शन हो गया। जो पर्सन परमानेंट इंडिया लीव कर रहा है, ओके, और ये लीव ऐसे कर रहा है करंट असेसमेंट ईयर शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी, ही हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन टू रिटर्न इन इंडिया, फिर वो कभी वापस आएगा पता नहीं। तो फिर एक काम करो, उस 3 महीने का सैलरी का जो भी टैक्स है वो भी अभी इसी असेसमेंट ईयर में ले लो, क्योंकि बाद में वो पता आया नहीं आया। ओके, तो दैट इज वाई ये एक्सेप्शन हो जाएगा। एक्सेप्शन मतलब क्या? नॉर्मल प्रोविजन आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, वही एक्सेप्शन। नेक्स्ट, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अभी मान लीजिए कोई एसोसिएशन बनाया आपने, ओके, पार्टनरशिप नहीं, ओके, एसोसिएशन बनाया, आप बोलते हो ज्वाइंटली एक बिल्डिंग बनाते हैं, फिर वो बिल्डिंग खत्म होने के बाद सब अपने रास्ते हो जाएंगे। मान लीजिए आपने शुरू किया 1/7/22 से लेके 30/6/23, ओके, मतलब ये पर्टिकुलर ईयर में ये आपकी बॉडीज फॉर्म हुई और फिर डिसोल्व भी हो गई। तो 1 साल के लिए आपकी बॉडीज फॉर्म हुई। अभी इसको नॉर्मली अप्लाई करो प्रीवियस ईयर में। तो नॉर्मल प्रीवियस ईयर है अप्रैल टू मार्च, नॉर्मल प्रीवियस ईयर क्या है? अप्रैल टू मार्च, मतलब यहां पे होगा 1/7/22 टू 31 मार्च 23 एंड देन 1/4/23 टू 30/6/23 बराबर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सॉरी नहीं 4 नहीं आएगा, यहां पे तो बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस बंद कर दिया। अभी 1/7 से स्टार्ट किया, ओके, और 30 जून तो आपने बिजनेस खत्म कर दिया। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई करोगे तो एक ही ईयर के 2 प्रीवियस ईयर हो गए, फिर उसके 2 असेसमेंट ईयर। अभी आपका बिजनेस शुरू हुआ 1 साल के लिए हुआ, तो क्यों इसमें 2 अलग अलग रिटर्न फाइल करना? तो अभी ये दोनों का रिटर्न आप असेसमेंट ईयर 23-24 में ले लेंगे। समझ रहे हो? इसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23, इसके लिए ये नॉर्मल है। बट इसके लिए प्रीवियस ईयर भी 23-24, असेसमेंट ईयर भी 23-24, तो ये 3 महीने के लिए एक्सेप्शन। सर तो ये रिटर्न ऐसे ऑकवर्ड कंसीडर करना, तो असेसिंग ऑफिसर आपको बोलेंगे कि करना है। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, रेगुलर तो होगा नहीं ऐसा, ये सब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही ऐसे एक्सेप्शन हो गए। यस, इज इट क्लियर? 174A ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही लॉजिकल एक्सेप्शन है। सिंपल रूल है 22-3 प्रीवियस ईयर है, उसका हम असेसमेंट 23-24 में असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करेंगे। बट यहां पे सेम टू सेम ईयर में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वी कैन नॉट वेट टिल द रेगुलर ईयर, क्योंकि तब तक तो आपका टैक्स अवॉइड हो जाएगा। 175, ओके, अभी मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो टैक्स अवॉइड कर रहा है। मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि वाइफ में आप क्लब कर रहे हो, फिर वो डिपार्टमेंट को पता चलेगा तब सब कुछ साथ में निकालेंगे। मान लीजिए आपने इनकम बुक ही नहीं की है, ब्लैक मनी सब कुछ चल रहा है, अभी डिपार्टमेंट की रेड पड़ेगी, तब पता चलेगा 3 साल में आपने कितना टैक्स अवॉइड किया है। ओके, फिर होगा क्या समझो। तो यहां पे मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021 और 21-22
एंड 22-23 ये 4 साल में टैक्स अवॉइड किया, गफला किया, डिपार्टमेंट को पता चला असेसमेंट ईयर 23-24 में, मतलब तो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, ये अभी देखिए ये तीनों जो है प्रीवियस ईयर्स, वो प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर्स है, और उसका 1920 का रिटर्न आपने 2021 में फाइल कर दिया, कब का 2021 का रिटर्न भी फाइल आपने कब का कर दिया, और आपने ये 4 साल में टैक्स अवॉइड किया है, बट पता चला फाइनेंशियल ईयर 22-23 को, मतलब फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 23-24 को, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, एक काम करो, ये 4 साल की जो भी इनकम अभी हो रही है अवॉइड, उन सभी का टैक्स अभी इसी ईयर में दे दो। तो एक्सेप्शन हो गया। 1920 का कब फाइल कर रहे हो, कब पे कर रहे हो आप, 23-24, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन हो गया। तो जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो मैंने बोला वाइफ के नाम पे आपने प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की है, और फिर डिपार्टमेंट को बाद में पता चला, तो ये प्रॉपर्टी इनकम को कब से चली आ रही है, क्लबिंग, हाँ वो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो मुझे टैक्स कितना आएगा, 30%। मैंने अभी क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो मैंने प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, और फिर वाइफ की इनकम चल रही है, उसमें कोई टैक्स आ ही नहीं रहा है, डिपार्टमेंट ने कंपेयर किया, ये तो अवॉइड कर रहे हैं टैक्स एवरी ईयर, तो फिर जितना टैक्स अवॉइड हो रहा है वो सभी करंट ईयर में मुझे एक साथ 4 साल का टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ गिफ्ट अलग है, बट वो गिफ्ट में भी विदाउट कंसिडरेशन हुआ ना, सी गिफ्ट एग्जाम्प्ट है, रिलेटिव को गिफ्ट एग्जाम्प्ट है, अदर सोर्स में देखेंगे, अगर आप रिलेटिव को कुछ भी गिफ्ट दे रहे हैं तो वो रिलेटिव को टैक्सेबल नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर आप वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, आप प्रॉपर्टी भले ही गिफ्ट में दे रहे हो फिर भी वो नहीं, वो आपकी ही हुई, आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी तो वो अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी और हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुई तो वाइफ को टैक्सेबल नहीं होगा। हस्बैंड विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर वाइट सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, भले ही आप गिफ्ट दे दो। हाँ, तो वाइफ खुद के पैसे से अगर कुछ अर्न करे और खुद के पैसे से प्रॉपर्टी ले तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसमें क्लबिंग या डीम्ड ओनरशिप एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लबिंग कब होगा, डीम्ड ओनरशिप कब होगा, उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 27 देखेंगे और क्लबिंग में सेक्शन 64 देखेंगे, में पता चल जाएगा। लास्ट एक्सेप्शन, अभी मान लीजिए आपने पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर रहे हो, पार्टनरशिप डिसॉल्व कब किया आपने पार्टनरशिप, मान लीजिए आपने पार्टनरशिप शुरू किया था 1/4/16 को, अभी आप डिसॉल्व कर रहे हो 30/6/22 को, तो आपने रेगुलरली पार्टनरशिप का रिटर्न फाइल किया होगा 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 सब कुछ, तो आप रेगुलरली रिटर्न तो फाइल कर ही रहे हो। अभी डिपार्टमेंट को ऐसा लगे, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगे कि अभी तो पार्टनरशिप आपने बंद कर दी 30 जून 22 को, तो एक काम कर दो, ये 3 महीने का जो भी रिटर्न है वो असेसमेंट 22-23 के साथ ही भर दो। बट यहां पे बाकी के 4 एक्सेप्शन जैसा नहीं है, देखिए इसमें डिफरेंस है क्या, यहां पे नॉन रेसिडेंट एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा, ये भी परमानेंटली यूएस चला गया वापस नहीं आएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन, यहां पे 2 प्रोसीजरल एस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और यहां पे अवॉइड किया है तो कंपलसरी अभी इसी ईयर में तो टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो ये 4 जो है वो हमें मैंडेटरी जैसे लग रहे हैं क्योंकि करना ही पड़ेगा, बट यहां पे देखोगे ये रेगुलर पार्टनरशिप का रिटर्न फाइल करें, डिसॉल्व किया तो क्या खुद का रिटर्न तो फाइल करेंगे ना, और अगर डिसॉल्व कर दिया तो 3 महीने का रिटर्न जो है वो नेक्स्ट असेसमेंट 23-24 में फाइल कर देंगे। वो कहां पे जा रहे हैं, कहीं पे नहीं जा रहे, यहीं पे है। तो ये लास्ट जो है ना बिजनेस डिसकंटिन्यू वाला 176, ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। क्या है, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब इट इज एट ए डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, मतलब इट इज एट ए डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा कि आप कुछ अवॉइड करोगे तो बोलेंगे नहीं ये 3 महीने का अभी आप रिटर्न फाइल कर दो, और उसको ऐसा लगना नहीं वो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमें इसमें कोई मर्ज करने की जरूरत नहीं, विल वेट नो प्रॉब्लम। तो यहां पे 5th ऐसा है जो क्या है, एट ए डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। ये कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी नहीं कि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा करना ही करना है, हाँ अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ दी यू कैन से जजमेंट ऑफ दी असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर। बाकी पहले जो 4 पॉइंट है वो तो मैंडेटरी सब जगह पे लिखा होगा,
ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ऐसा करके, ठीक है। ये लास्ट ऐसा है जो डिस्क्रिशनरी इन नेचर है असेसिंग ऑफिसर को। ऑब्वियसली हम नहीं, ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि आप भाग जाओगे तो आप जिस जुरिस्डिक्शन में हैं वो जुरिस्डिक्शन का जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा, उसका पावर कि आपको मर्ज करना है या आपके रिटर्न में वो वेट करेगा। बाकी के 4 में तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा मैंडेटरी करना ही करना है। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको बताता हूं नवंबर 22 में आपको क्या क्वेश्चन पूछा था। ये 5 एक्सेप्शन समझ में आ गए? आपको पूछा था ये 5th पॉइंट, जो एक्सेप्शन था कि वो डिस्क्रिशन है, कंपल्सरी नहीं है। ओके, देखिए यहां पे शायद वही पूछा था, देखते हैं। मिस्टर एक्स रेसिडेंट एज 56 ईयर, मतलब थियरी भी पूछी गया केस स्टडी टाइप। ओके, पूछी थियरी ही है बट केस स्टडी टाइप में करके। टिल रिसेंटली द सक्सेसफुल बिजनेसमैन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली, वो रेगुलरली फाइल कर रहा है। एंड प्रॉम्प्टली एवर सिंस ही ऑब्टेन पान कार्ड, मतलब जब से पान कार्ड लिया, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना आपको कि जब से आपने बिजनेस शुरू किया 16 से, तो पार्टनरशिप फॉर्म का रिटर्न 16, 17, 17, 18 सब रेगुलर हो रहा है। अगर उसको लगे ये रेगुलर फाइल कर रहा है तो असेसिंग ऑफिसर कैन वेट, वो कंपल्सरी नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक पीरियड हिज बिजनेस सफर्ड सिवियरली एंड इनकर्ड a huge loss. He was not able to continue his business. Finally, on 1st January 23, he decided to wind up the business, which he promptly intimated to jurisdiction assessing officer about the closure of business. तो उसने इनकम टैक्स ऑफिसर को बता भी दिया कि 1st January 23 को मैंने बिजनेस बंद कर दिया है। Assessing officer sent him notice to tax of assessment year 23 during the assessment year 22-23 itself. उसने क्या किया? अभी मुझे ये बताओ कि ये जो 1st January 23 है बराबर, वो बिजनेस बंद किया, मतलब उसका प्रीवियस ईयर कब तक चला? 1st April 22 से लेके 31st December 22 या 1st January 23। अभी उसका नॉर्मल असेसमेंट ईयर कौन सा है? 22-23 का 23-24। बट डिपार्टमेंट ने नोटिस क्या भेजा कि आप 22-23 में अब भी राइट नाउ उसका टैक्स भर दो। डू द असेसिंग ऑफिसर हैव पावर टू डू सो? सेक्शन 176। यस, इट इज एट ए डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, उसका पावर है, वो बता सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें अभी चाहिए, वो एट ए डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर है। तो क्या असेसिंग ऑफिसर का पावर है? आंसर हाँ, पावर है। 176 समझा दो पहले तो, बराबर है। दूसरा क्या पूछा आगे? 4 मार्क में सिर्फ 176 तो नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली। आर देयर एनी एक्सेप्शन टू जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू? हाँ, तो सीधा सीधा पूछ लो ना, ये 5 पॉइंट समझा दो। आर देयर एनी जनरल एक्सेप्शन टू जनरल, तो ये एक्सेप्शन ही पूछ लिया ना नवंबर 22, ये 5 एक्सेप्शन समझा दो। तो ये प्योरली आपको थियरी पूछी थी 5 पॉइंट की। हाँ, शॉर्ट में समझाना था, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ ये 5 पॉइंट लिख सकते थे और ये 176 वाला डिटेल में समझाना था। ओके, इनकम ऑफ प्रीवियस टू असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। हाँ, तो वो एक्सेप्शन थे, तो ये एक्सेप्शन के ऊपर ही आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया नवंबर 22। इज दैट क्लियर? ओके, तो इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न की डेट चली गई, तो अभी क्या करोगे? असेसमेंट 22-23 की डेट तो 31 जुलाई थी। असेसिंग ऑफिसर बोले तो फिर आप वो डेट के ऊपर कर सकते हो, मतलब असेसिंग ऑफिसर का पावर है कि आपको बोल सकते हैं अभी आप, क्योंकि दैट इज रिटर्न फाइलिंग रिप्लाई टू द नोटिस ऑफ सो एंड सो डिपार्टमेंट, तो उसमें फिर वो टाइम लिमिट नहीं लगेगी, फिर वो नोटिस में जो लिखा है वो टाइम लिमिट लगेगी। तो अभी इनकम टैक्स ऑफिसर बोले कि आपको ये नोटिस ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अभी फाइल कर दो, तो कर दो, तो वो टाइम देंगे। अभी 1 जनवरी को बंद किया बिजनेस, तो फिर वो बोलेंगे ओके 31 मार्च तक फाइल कर दो या फरवरी तक फाइल कर दो, नोटिस में लिखा होगा तो आपको तब फाइल कर देना है। बट यहां पे पावर है कि नहीं, वो मेन क्वेश्चन था। तो डिस्क्रिशनरी तो डिस्क्रिशनरी, पावर तो है, ठीक है, मना नहीं कर सकते।
तो यहां पे आपका ये जो है वो कीवर्ड है, एट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। सी फर्क क्या पड़ता है, आप बोलते हैं एज पर द विश ऑफ असेसिंग ऑफिसर। अब ये कैसा लगेगा, तो यहां पे एट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, दीज आर द कीवर्ड्स विच यू आर गोइंग टू यूज इन द एग्जाम। ये डिस्क्रिप्शन के अलावा कोई वर्ड यहां पे फिट होगा ही नहीं। अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग। इज दैट क्लियर? चलो तो यहां तक रखते आज। नेक्स्ट लेक्चर में अभी आगे देखेंगे पर्सन कौन है, एसएससी कौन है एंड ऑल, राइट। कितने टाइप के पर्सन होते हैं, टैक्स रेट्स क्या है, तो वो चलेगा।